हे गाइस, वेलकम बैक टू द टारगेट सरकारी नौकरी चैनल। मैं हूं इरशाद अली। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी किसे कहते हैं? हमारी इस पृथ्वी पर वनस्पतियां, पेड़ पौधे यानी प्लांट्स पाए जाते हैं, जंतु यानी एनिमल्स पाए जाते हैं और सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इन सभी में जीवन होता है, जिन्हें हम सजीव कहते हैं। और इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उन सभी का अध्ययन जब हम करते हैं तो वही अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो हम कह सकते हैं बायोलॉजी क्या है? सजीवों का अध्ययन है। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बायोलॉजी। अब अगर हम स्पेशली अगर प्लांट्स यानी वनस्पतियों या पेड़ पौधों का अध्ययन अलग से करते हैं तो वो वनस्पति विज्ञान कहलाता है, बोटनी कहलाता है। यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बोटनी या वनस्पति विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम सिंपली या स्पेशली हम अध्ययन कर रहे हैं जंतुओं का, एनिमल्स का, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स कहलाती है आपकी जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। और अलग से हम अगर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। तो हम कह सकते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत अलग अलग शाखाएं होती हैं, जिसमें पादपों का यानी वनस्पतियों का, प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम बोटनी बोलते हैं। ये क्या है? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की एक शाखा हुई। दूसरी अगर हम बात करें जंतुओं का या स्टडी ऑफ एनिमल्स अगर हम करने लगे तो ये जीव विज्ञान की दूसरी शाखा है, इसको हम क्या बोलेंगे? जूलॉजी बोलेंगे। ऐसे ही हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने लगे तो उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे। तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में आज हमारी ये बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान की मास्टर वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, पहले तो समझेंगे वर्गीकी को, टैक्सोनॉमी क्या होती है, इसी में पंच जगत वर्गीकरण को भी समझेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। और हमने जैसे बताया कि बोटनी की बात होगी यानी वनस्पति विज्ञान यानी प्लांट्स की बात होगी। प्लांट को आप बोलते हैं पादप हिंदी में, या इसी को पेड़ पौधे बोलते हैं। तो पादप जगत की हम बात करेंगे, किंगडम प्लांटी। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक पौधे का आकार में उसमें क्या क्या है पौधे के अंतर्गत, उसमें पत्तियां, उसके फूल, उसके तने, इन सब की स्टडी करेंगे। और पौधों में जो खाने योग्य भाग होते हैं, एडिबल पार्ट्स इन प्लांट्स, ये डिस्कस करेंगे। फिर पौधों में न्यूट्रिशन कैसे होता है और पौधों में प्रजनन किस तरह से होता है। इसके अलावा इसी में एडिशनल टॉपिक हम अलग से डाल दे रहे हैं, जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन को यहीं डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो ये बोटनी का मास्टर वीडियो है, वनस्पति विज्ञान का मास्टर वीडियो है, लेकिन इसमें एडिशनली हम आपको इस जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो बेसिक फाउंडेशन आपकी बोटनी की यहाँ से तैयार हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी पौधों का अध्ययन। बोटनी में हम क्या करते हैं? पौधों का अध्ययन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो पहला क्या है? टैक्सोनॉमी, पौधों का वर्गीकरण है। अभी जो टैक्सोनॉमी है, जो वर्गीकी है, ये है क्या? तो वर्गीकी वो विज्ञान है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं, अलग अलग टाइप्स के, आपने देखा हमारी पृथ्वी के ऊपर अलग अलग क्षेत्र हैं, लैंड्स वाले एरिया हैं और पानी वाला भी एरिया है। तो आप जानते हैं महासागरों के अंदर भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और स्थल पर यानी लैंड वाले एरिया पर भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यानी अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं इस धरती पर। और आपने देखा होगा जंतु भी, जो जानवर हैं, वो भी अलग अलग तरह के हैं। पक्षी अलग अलग तरह के हैं, जानवर अलग अलग तरह के हैं। तो बहुत सारे हैं, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रजातियां हैं इस तरह से। तो कोई एक ऐसा विज्ञान भी होगा जो इनको अलग अलग डिवाइड करता हो, अलग अलग इनको अलग अलग वर्ग में रखता होगा। तो इसी का अध्ययन हम टैक्सोनॉमी में करते हैं। तो वर्गीकी या टैक्सोनॉमी वो विज्ञान है जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं के नामकरण करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, उनका अभिनिर्धारण करते हैं। यानी उनको नाम देने की प्रक्रिया हो, किसी प्लांट को, किसी जानवर को नाम देना हो, या उसे किसी स्पेशल कैटेगरी में रखना हो, ठीक है, या उनकी पहचान करनी हो, ये सारा अध्ययन हम टैक्सोनॉमी में करते हैं। तो टैक्सोनॉमी क्या हुई? जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन, ठीक है, जीवों के वर्गीकरण का, यानी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन इज नॉन एज वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। सबसे पहले टैक्सोनॉमी या वर्गीकी, इस तरह से वर्गीकरण किया किसने था? तो वर्गीकी की सिंपल डेफिनेशन हम यहाँ दे सकते हैं। उस तरह का विज्ञान है जो अलग प्रकार के पौधों, प्लांट्स के नामकरण, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को बताता है। अब टैक्सोनॉमी जो शब्द था, ये कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। कैरोलस लीनियस ने ये शब्द दिया था टैक्सोनॉमी या वर्गीकी, और इसी को
एक किताब में कैरोलस लिनस के द्वारा एक किताब लिखी गई थी। इस किताब का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी नाम की किताब लिखी इन्होंने, और इसी किताब में इन्होंने इस वर्गीकृत या इस तरह के जो हमारी समस्याएं हैं जो वर्गीकृत करने की हो, पौधों को, प्लांट्स को आइडेंटिफिकेशन करने की हो, नोमेनक्लेचर करने की हो, इस पर रोशनी डाली थी। तो इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकृत के पिता। कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है आपसे, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कार्ल लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी नाम की एक किताब लिखी। इसमें इन्होंने जीवधारियों को वैज्ञानिक नाम दिया, साइंटिफिक नेम टू दी ऑर्गेनिजम्स। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए इनको वर्गीकी का पिता या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस हो गए आपके। पहला तो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। दूसरा, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी। वर्गीकी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कार्ल लीनियस ने। अपनी इनकी किताब है सिस्टेमा नेचुरी नाम की किताब किसने लिखी, कार्ल लीनियस ने। जीवधारियों के वैज्ञानिक नामों को जो सबसे पहली बार दिया था वो कार्ल लीनियस नहीं दिया था। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के पिता कौन कहलाते हैं, ये हमारे कार्ल लीनियस है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। इनके बाद में जो एक आए थे हैकल ने जीवधारी जो होते हैं हमारे, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें एक भाग हो गया प्लांट्स का, दूसरा भाग हो गया एनिमल्स का, तीसरा भाग हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। यानी जो हम अभी सजीवों को देख रहे हैं जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये 3 कैटेगरी, ये डिवीज़न जो वर्गीकरण दिया था ये हैकल ने दिया था। इसको हम बोलते हैं, तो जो हैकल थे, हैकल ने क्या किया, 3 जगत वर्गीकरण यानी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने जीवधारियों को, जो सजीव हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं था। वीटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, वीटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और एक एक करके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सजीव हैं, उनको 5 वर्गों में डिवाइड किया। तो वर्गीकी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, कहाँ से शुरू हुआ, फिर किसने क्या दिया। हमने आपको सेल वाला टॉपिक डिस्कस किया था, और सेल वाले टॉपिक में हमने सेल के ऑर्गेनेल्स यानी कोशिका के अंगों को डिस्कस किया था। उसमें एक पार्ट होता है कोशिका के अंदर, वो होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 5 जगत जो वर्गीकरण आया जीवों का, उसको आधार माना गया केंद्रक के अकॉर्डिंग। ठीक है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस जो पाया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के आधार पर जीवों को 2 तरह से डिवाइड किया गया। एक जीव बताए गए प्रोकैरियोटिक, दूसरे जीव बताए गए यूकैरियोटिक। तो ये भी समझ लेना ज़रूरी है। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो ऐसे जीव जिसमें देखो, जिसमें ऑर्गन्स आर नॉट डेवलप्ड यानी अंग विकसित नहीं होते हैं, और इनमें जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, इनकी कोशिका में जो स्पष्ट केंद्रक भी नहीं होता है, तो ऐसे कहलाते हैं, ऐसे जीव कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या कहते हैं, हमारे पास जीवाणु हैं, नील हरित शैवाल हैं ये। जो यूकैरियोटिक होते हैं इसमें ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होते हैं, नाभिक भी इनमें विकसित होते हैं। तो यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। अब यूकैरियोटिक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर, दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जिनको हम बोलते हैं मल्टीसेल्युलर। जो इंसान है यानी हम लोग मानव है, उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, अलग अलग तरह के सेल से बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे सेलों से बना हुआ। तो जैसे हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और जो फंजाई हैं, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर हैं, बहुकोशिकाएँ हैं, बहुकोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। अगले देखिए, जो यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता, सिंगल कोशिका से ही बने हुए जीव होते हैं ये, और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनके एग्जाम्पल क्या है, एक कोशिका के, इसमें अमीबा है, पैरामीशियम है और यूग्लिना है। ये क्या है, यूनिसेलुलर है, और ये क्या है, यूकैरियोटिक हैं। और प्लांट, फंजाई, एनिमल ये भी यूकैरियोटिक ही हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस समझ गए आप इसका। अब हम बात करेंगे जीवों के वर्गीकरण की, यानी सजीवों का, जितने भी सजीव हो सकते हैं उनको 5 जगत में बांटा जाता है, 5 अलग अलग कैटेगरीज में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें किंगडम मोनेरा है। जो किंगडम मोनेरा है ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, इनके आगे मेंशन कर दिया गया है। और जो किंगडम प्रोटिस्टा हैं ये भी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। और अभी अभी हमने देखा है ये क्या होते हैं, प्लांट, जो पादप जगत है, एनिमल्स। देखो जितने भी तरह के प्लांट्स हैं वो सब किंगडम प्लांटी में आ गए हैं, जितने तरह के जंतु हैं, जानवर हैं, वो सब किंगडम एनिमिला में आ गए हैं, और जितने तरह के फंजाई हैं वो सब किस में आ गए, किंगडम फंजाई में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर ये आपका किंगडम प्लांटी है, इसमें क्या है, ये यूकैरियोटिक है। ठीक है, ये भी क्या है, ये यूकैरियोटिक जीव हैं ये भी, और एनिमल भी यूकैरियोटिक हैं। अभी देखा है हमने पिछली स्लाइड पे, ये भी यूकैरियोटिक जीव हैं।
हमको क्या डिस्कस करना है, हमको किंगडम क्या करना है, किंगडम प्लांटी यानी पादप जगत को डिस्कस करना है और इसको कैसे डिवाइड करते हैं ये पढ़ना है। इसका वर्गीकरण यानी एक वर्गीकरण हो गया ये जीवों का, इसमें हमारे एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई सब आ गए, ठीक है। प्रोटिस्टा, मोनेरा इसमें ही पढ़ेंगे, मोनेरा में क्या होता है, प्रोटिस्टा में क्या हो रहा है, एनिमिला में क्या होता है, ये भी डिस्कस करेंगे। जंतुओं का वर्गीकरण हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये बोटनी है तो हमें अभी प्लांट्स पर ही जाएंगे। तो बात करेंगे प्लांट किंगडम की या किंगडम प्लांटी की, एक ही बात है पादप जगत की। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, पौधों का वर्गीकरण अब यहाँ से शुरू हो जाता है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो इसमें जितने भी प्रकार के पौधे इस पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर महासागर है और स्थल है उसका, ठीक है, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर दोनों में जिस तरह के भी जितनी तरह के भी प्लांट्स पाए जाते हैं वो सब इस प्लांट किंगडम में डिफाइन किए गए हैं। तो प्लांट्स को हम डिफाइन भी करते हैं किन चीज़ों के हिसाब से, एक तो उनकी रूट्स जो होती हैं, उनमें जो फल होते हैं, उनकी जो बीज, ये तीन पार्ट्स रहते हैं ऐसे हैं कि जिनके आधार पर हम प्लांट्स को क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सभी हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एक तरीके से। तो जो पादप जगत है, हमने कहा था कि उनको जड़, उनके फूल, उनकी सीड, ये बीज के आधार पर डिवाइड करेंगे। तो पादप जगत को पहले हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब जानते हैं जो पादप का मतलब होता है प्लांट या पौधा। कोई भी आपने देखा होगा पौधे या तो दो तरह के आपने देखे होंगे, पौधे या प्लांट, पेड़ जो भी हैं आपने दो तरह के देखे होंगे, एक जिन पर फूल खिलते हैं, जिन पर फूल लगते हैं, दूसरे ऐसे भी प्लांट देखे होंगे जिन पर फूल नहीं लगते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर हमने इसको दो पार्ट्स में पहले डिवाइड किया। तो पहले जो प्लांट्स वो होंगे जिन पर फ्लावर्स यानी फूल लगते हैं और बीज भी आते हैं, ठीक है। बीज होते हैं उनमें और क्या होते हैं, फ्लावर्स यानी फूल भी खिलते हैं, फूल लगते हैं, तो उनको बोलते हैं पुष्पोद्भिक, इनको बोलते हैं फेनिरोगैम्स, ठीक है, इनको बोलते हैं फेनिरोगैम्स। और ये सीड्स और फ्लावर्स इस पर क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं विद, इनको लिखेंगे विद सीड्स और फ्लावर्स। दूसरे होते हैं अपुष्पोद्भिक, इनको बोलते हैं क्रिप्टोगैम, ठीक है, इनको बोलते हैं फेनिरोग्राम्स, इनको बोलते हैं फेनिरोगैम्स। और ये होते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में क्या होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या होते हैं, सीड्स नहीं होते हैं, ना ही फ्लावर्स होते हैं, यानी फूल भी नहीं होते, बीज भी नहीं होते, विदाउट सीड्स और फ्लावर्स, तो इनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। तो हमने प्लांट्स को दो तरह से डिवाइड कर लिया। अब ऐसे प्लांट्स को देखेंगे जिनमें बीज और फ्लावर्स होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें बीज भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, उनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं, इनको बोलते हैं थैलोफाइटा, ठीक है, इनको बोलते हैं हम थैलोफाइट्स या थैलोफाइटा। दूसरे होते हैं ब्रायोफाइट्स, तीसरे होते हैं टेरिडोफाइटा। और जो हमारा दूसरा क्रिप्टोगैम्स हैं, जो बिना बीज के और बिना फूल के जो पौधे होते हैं, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी, और दूसरे होते हैं जेम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी। मतलब ऐसे पौधे जिनमें जो बीज होता है वो अंदर की तरफ रहता है। मतलब कोई फल आप लेंगे, फल देखिए, जैसे आम का एक फल है, आम में क्या जो उसका बीज है या जो उसको गुठली हम बोलते हैं, आम का जो बीज है वो ढका रहता है, कवर्ड रहता है, ठीक है। तो बीज अंदर की तरफ रहता है, ढका रहता है, कवर्ड रहता है। तो ये आम, कटहल, जामुन, बहुत सारे ऐसे फल हैं। और जो जेम्नोस्पर्म है, अनावृत बीजी हैं, इसमें जो बीज है वो बाहर की तरफ दिखाई देता है आपको, जैसे स्ट्रॉबेरी है, जितने भी पहाड़ों पर फल लगते हैं वो स्ट्रॉबेरी जैसे, तो बीज उनमें ऊपर की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। तो जो जेम्नोस्पर्म्स होते हैं, अनावृत बीजी होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री को हम बोलते हैं मोनोकॉट, द्विबीजपत्री को बोलते हैं हम, यहाँ दोनों ही इंग्लिश में आ गए हैं तो इसको बोलते हैं हम, इसको यहाँ चेंज करेंगे, ये होता है डाइकॉट। द्विबीजपत्री को हम बोलते हैं डाइकॉट। जो एक बीज पत्री होते हैं, इसमें जो बीज होते हैं, बीज का विभाजन नहीं होता है और इनकी पत्तियां भी चौड़ी होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होती हैं, लंबी पत्तियां होती हैं इनकी, और इसमें जो है मूसला जड़ें, टैप रूट्स पाई जाती हैं, और इसमें बीज विभाजित हो जाते हैं। जैसे सब्जियां हैं, ठीक है, फल हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब इसमें आएंगे द्विबीजपत्री में, डाइकोट में। और ये किस में आएंगे, जेम्नोस्पर्म में। और एक बीजपत्री हैं वो घास, गन्ना और अनाज की फसलें, वो सब जेम्नोस्पर्म्स में आती हैं। तो इस तरह से डिवीज़न हमने कर लिया। अब हम पढ़ेंगे किसको, अब हम पढ़ेंगे जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, थैलाफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलाफाइटा को अभी डिस्कस करेंगे फर्दर, पहले हम ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बाद में टेरिडोफाइटा को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ये हमारा ब्रायोफाइटा है, इसको हम अगर देखें
ये पौधे कौन से होते हैं? इन पौधों की खास बात ये होती है ये स्थल पर यानी ज़मीन पर भी उगते हैं और ये पानी में भी उगते हैं। तो ये दोनों जगह ही उगते हैं। ये पौधे स्थल और जल दोनों जगह पर पाए जाते हैं। साथ ही अगर हम देखें इनमें जो है जड़ें नहीं पाई जाती हैं। जड़ों के स्थान पर इनमें कुछ अलग प्रकार की संरचना होती है। इसको बोलते हैं मूलाभास या रिजॉइड, ठीक है। और इसमें जो है पौधों का उभयचर, भाई अगर ये स्थल कोई चीज़, जैसे हमने सुना है उभयचर क्या होते हैं, एम्फीबियन क्या होते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। तो पौधों के उभयचर कौन से कहे जाते हैं? ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स कहे जाते हैं पौधों के उभयचर, यानी एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कह सकते हैं या प्लांट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इनमें जो है जड़ें नहीं पाई जाती हैं। बालनुमा स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसी संरचना को हम बोलते हैं रिजॉइड, यूलाथ इसको हम बोल सकते हैं या मूलाभास इसको बोलते हैं, ठीक है। मूलाभास भी इसको कह सकते हैं रिजॉइड की जगह। ये जड़ों की जगह होती है इस विशेष व्यवस्था इनमें। जितने भी ब्रायोफाइटा होते हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अभी बताया है हम अब जो प्लांट किंगडम को पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ये, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉपिक हैं, यानी जो अपना भोजन स्वयं ही बना सकते हैं। अगर हम पृथ्वी पर देखें सबसे पहले उगने वाला जो पौधा था वो कौन सा था? जो मॉस, आपने काई देखी होगी, काई जम जाती है बारिश के बाद में भी, ठीक है। तो काई है, मॉस है। ये इन फैक्ट से अलग है। पृथ्वी पर उगने वाला सबसे पहला पौधा प्लांट्स है काई, जिसको हम मॉस कहते हैं। और भी आप देख सकते हैं जो ब्रायोफाइटा हैं उसमें रिकिया है, एंथ्रोसिस है और फैगनम है, ये सब इसमें आते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे थैलाफाइटा की। थैलाफाइटा बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या शामिल है? अगर हम देखें पेड़ पौधों का सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है? थैलोफाइटा ही है। पेड़ पौधों का सबसे बड़ा संघ क्या है? थैलोफाइटा है। और थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, ठीक है। थैलाफाइटा के अंदर कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? ये देखिए, शैवाल, कवक, लाइकेन, बैक्टीरिया। आप कहेंगे बैक्टीरिया तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा था। तो याद रखिए ये सवाल इसलिए भी पूछा जाता है कि बैक्टीरिया को किस जगत में रखा जाता है? ये किंगडम प्लांटी में रखा जाता है, पादप जगत में रखा जाता है। पादप जगत में भी कहाँ रखा जाता है? थैलाफाइटा में रखा जाता है, ठीक है। तो ये चारों क्या हैं? ये थैलोफाइटा हैं और इम्पॉर्टेंट है। इन पर डेफिनेटली क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बनते हैं। इन्हीं को डिस्कस करेंगे अब। तो इन चारों को जो कि आते हैं थैलाफाइटा, ये चारों थैलाफाइटा हैं, यानी ये चारों ही क्या हैं? ये प्लांटी किंगडम या पादप जगत में शामिल किए जाते हैं। एल्गी, फंजाई, लाइकेन, बैक्टीरिया, ये सब क्या हैं? ये प्लांट से हैं, ये प्लांट्स हैं। तो चलिए इन चारों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे शैवाल को, यानी एल्गी को। तो ये डिवीज़न हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें पहला जो प्लांट इसमें थैलाफाइटा में हम पढ़ेंगे वो है शैवाल। ये एल्गी, ये क्या है? एक तरीके का प्लांट है। और अगर हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। और शैवाल क्या होते हैं? इनका रंग हरा होता है और जाहिर है जब ये प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेंगे ही, ठीक है। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और जाहिर है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे तो अपने भोजन का निर्माण करेंगे। तो इन्हें क्या कहेंगे हम? ये कहलाएंगे स्वपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉप्स। अब कुछ शैवालों के नाम यहाँ डिस्कस करेंगे और उनका काम, शैवाल क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा थैलाफाइटा के अंदर क्या क्या आते हैं? शैवाल, कवक, लाइकेन, जीवाणु, बैक्टीरिया, ये चारों आते हैं। तो इसमें शैवाल हम पढ़ रहे हैं। जो शैवाल होते हैं ये पाए कहाँ पर जाते हैं? जैसे जो गर्म जल होता है, ठीक है, गर्म जल के जो झरने हैं, झरनों में मिलेगा, समंदर में ये आपको मिलेंगे, ठीक है। जो एल्गी हैं कीचड़ में मिल जाएंगे आपको। जैसे कीचड़ में पाया जाने वाला जो शैवाल होता है उसको हम कारा बोलते हैं। झीलों में, तालाबों में ये पाए जाते हैं। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक है, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं ये शैवाल्स। तो इसी तरह से कुछ शैवाल्स होते हैं। एक शैवाल का नाम है यहाँ पर, ये सामने आपके, जो ट्राइकोडेसियम है। ट्राइकोडेसियम नाम का जो ये शैवाल है, इसके सामने हमने शैवाल लिखा है, एल्गी लिखा है। ये शैवाल है एक तरह का। और ये क्या है? जो रेड सी है, जो लाल सागर है, लाल सागर में ये पाया जाता है और जल के ऊपर तैरता रहता है। इस शैवाल का रंग जो है लाल होता है। इसी वजह से उस सागर में जो पानी है वो लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो लाल सागर के पानी को ये लाल रंग प्रदान कौन करता है? ये जो ट्राइकोडेसियम जो शैवाल है, इसकी वजह से लाल सागर का, रेड सी का जल लाल होता है।
कुछ आपने देखा होगा जो कछुए होते हैं, कछुए की पीठ पर गांठें सी दिखाई देती हैं कई कई जगह पर। तो वो जो होते हैं उसकी पीठ पर जो है एक तरीके से शैवाल रहते हैं, ठीक है। वो शैवाल जो है उस कछुए की पीठ पर ही उगता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा नाम का जो शैवाल है वो कछुए की पीठ पर उगता है। यह आपको घोंगे के ऊपर मिल जाएगा। एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ये किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसान इसे खेतों में अपने खाद के रूप में प्रयोग में लाते हैं। जो नील हरित शैवाल हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इसको जो भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल में किया जाता है, ठीक है। तो जैसे होता है नॉस्टॉक, ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर नॉस्टॉक। और एक शैवाल होता है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया नाम का जो शैवाल है, इसमें आयोडीन पाया जाता है। और इसको देखें क्लोरेला। क्लोरेला नाम का जो शैवाल होता है, ये सब शैवालों के नाम हैं जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं। इसमें क्या है, इसकी खास बात क्या है क्लोरेला की, इस शैवाल की, इसमें क्या होता है, इसकी प्रजनन दर यानी ये बढ़ता बहुत तेज़ी से है। अगर आपने इसको ला करके धूप में रख दिया तो इसका प्रजनन रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होती है क्रिया इसमें, और ये जल्दी जल्दी से फैलती है ये। और ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, क्लोरेला जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है ये एल्गी और ये शैवाल जो है। और जब ये बढ़ता है तो ये प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। जो अंतरिक्ष में जाने वाले, स्पेस में जो लोग जाते हैं तो अपने साथ भोजन के रूप में क्या लेके जाते हैं, क्लोरेला नाम के इस एल्गी को, इस शैवाल को खाते हैं वहाँ। इसमें थोड़ा थोड़ा सा वो खाएंगे इसको, और जैसे थोड़ा खाएंगे थोड़ा सा बचा हुआ है, और आप जानते हैं अंतरिक्ष में है तो सनलाइट तो होगी, सनलाइट में रख देते हैं तो जो बचा हुआ है वो फिर से उगने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से अंतरिक्ष में भोजन के रूप में जो लेके जाते हैं एस्ट्रोनॉट, वो इसी को खाते हैं क्योंकि प्रोटीन की मात्रा इसमें अच्छी खासी होती है, तो बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है क्योंकि इसमें उगने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। जैसे बरसात होती है, बारिश के दिनों में क्या होता है, ज़मीन हरे हरे रंग की दिखाई देती है, हल्की हल्की। नालियों के किनारे हों उसके, या कहीं जहाँ पर भी पानी आपको भरा हुआ से दिखाई देगा तो वहाँ हरे हरे रंग की कुछ संरचना दिखाई देगी। तो जहाँ वो अगर आप पैर रखोगे तो पैर फिसल सकता है आपका, तो ज़मीन एक तरीके से फिसला हो जाती है। इस ज़मीन पर जो हरी हरी वो काई सी आपको नज़र आती है, वही क्या होता है, ये नील हरित शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कवक को यानी फंजाई को। तो इसमें ये बोटनी की ही एक शाखा है, आप कहेंगे फंजाई भी प्लांट है, बिल्कुल। एल्गी, फंजाई, लाइकेन, बैक्टीरिया, ये सब प्लांट्स की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है, प्लांट किंगडम में आते हैं। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। हम अभी एल्गी जो शैवालों का अध्ययन कर रहे थे वो फाइकोलॉजी था, ये क्या है, माइकोलॉजी है। यानी कवक का अध्ययन या स्टडी ऑफ फंजाई, ये कहलाएगा माइकोलॉजी। सबसे बड़ी बात, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है, और ये हरे रंग के भी नहीं होते हैं। कवक जो हैं, फंजाई हैं, वो हरे रंग के नहीं होते। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होगी फिर, और जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो ये अपना खाना भी खुद नहीं बना सकते। तो फंजाई में जो एग्जाम्पल्स के तौर पे हमारे लिए हैं, मशरूम आपने देखे होंगे, इस तरह की संरचना होती है मशरूम की, ठीक है, छतरी टाइप की। देखो बारिश के दिनों में ये उगाते हैं, पेड़ों पर उगाते हैं, कहीं भी उगाते हैं, ठीक है। तो मशरूम को हम सब्ज़ी के रूप में भी खाते हैं, प्रोटीन का काफ़ी अच्छा स्रोत होता है मशरूम। यीस्ट आपने सुना होगा, जो खमीर होता है, ठीक है, यीस्ट है, खमीर है, ये भी फंजाई का ही एग्जाम्पल है। और जो पेनिसिलिन दवा है, ये भी क्या है, एक फंजाई है। तो कवक क्या है, ये एक सूक्ष्म पौधे होते हैं, बहुत छोटे पौधे होते हैं। ये जो नमी वाले स्थान होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं ये फंगस या फंजाई या कवक। जो यीस्ट होता है हमारा, यीस्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर आपको सड़ाना है, ठीक है, उसमें सड़न पैदा करनी है तो आप जो है यीस्ट मिला देते हैं उसमें, तो वो चीज़ सड़ जाती है। तो ईस्ट के द्वारा किसी चीज़ को सड़ाने की जो क्रिया है वो किण्वन कहलाती है, फर्मेंटेशन इसको बोलते हैं। यानी कह सकते हैं फंजाई को हम किन किन रूपों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। कवक को हम खाने के रूप में भी, आपने देखा होगा यीस्ट से आप क्या क्या बनाते हैं, जलेबी वगैरह बनाते हैं, है ना, खमीर बनाते हैं। खमीर जो है, खमीर से आपकी जलेबियाँ बनती हैं। जो आपकी पाव रोटी या डबल रोटी होती है वो भी इस ईस्ट की मदद से ही बनती है। और जो अल्कोहल है, जो शराब है, शराब भी वो किसकी मदद से बनाई जाती है, ईस्ट की। ईस्ट एग्जाम्पल है किसका, कवक का, ठीक है। ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं किसका, कवक का। तो ये सवाल तो कई बार पूछा हुआ है कि मशरूम क्या है, एक फंजाई है, कवक है। अब शराब बनाने में कैसे करते हैं इसको, शराब बनाने में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। जो शुगर होती है हमारी, जो शक्कर है C6H12O6, इस शक्कर में हम क्या करेंगे, इसमें यीस्ट मिला देंगे हम, ठीक है। इसमें शर्करा में क्या करेंगे, यीस्ट को मिक्स कर देंगे, और इससे क्या होगा, ये सड़ जाएगा एक तरीके से, और सड़ने के बाद में क्रिया होगी तो इसमें क्या होगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा।
इथाइल अल्कोहल का ही इस्तेमाल शराब में होता है, एक तरीके से यही शराब कहलाती है जिसका सेवन किया जाता है। दूसरा है पेनिसिलिन, तीसरा जो है पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी ये पूछा जाता है। ये एंटीबायोटिक है, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। लाइकेन भी क्या होती हैं, एक तरह की वनस्पतियाँ होती हैं। लाइकेन भी निम्न श्रेणी की छोटी छोटी वनस्पतियाँ होती हैं। ये अभी अभी हमने देखा है, अभी हम पढ़ेंगे सैक को यानी लाइकेन्स को। तो लाइकेन्स एक्चुअली है क्या ये लाइकेन जो होते हैं, जो कवक होते हैं हमारे, कवक जो फंजाई हैं, जाहिर है ये फंजाई नमी वाली स्थानों पर पाए जाते हैं। और जो शैवाल हैं ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं शैवाल। तो ऐसा होता है। तो ये शैवाल जो हैं, ये शैवाल और इनका कवक का, ये दोनों एक जगह पाए जाते हैं, ठीक है, एक साथ संरचना होती है इनकी, तो इसको कहा जाता है लाइकेन। तो कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। लाइकेन जो कवक हैं ये क्या कराता है, और जो शैवाल का काम है भोजन प्रोवाइड कराना, तो ये भोजन तैयार करके किसको देगा, कवक को। और कवक क्या करेगा, नमी वाले स्थान पर इसको नमी वगैरह प्रोवाइड कराएगा। इसका मतलब ये कवक इसको प्रोटेक्शन देता है, किसको, शैवाल को। तो इन दोनों का जो एक गठबंधन है इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकेन्स आर दी सिम्बायोटिक एसोसिएशन लिंकिंग एल्गी और फंजाई। ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से संबंधित है, ये सहजीवी जुड़ाव इसको बोलते हैं हिंदी में। तो सिम्बायोटिक रिलेशन या सहजीवी संबंध किन किन के बीच में होते हैं, कवक और शैवाल के बीच में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ कवक और शैवाल क्या कहा जाता है, इसी को हम लाइकेन बोलते हैं। तो लाइकेन का रंग होता है नीला, ब्लू कलर के होते हैं। लेकिन जहाँ पर लाइकेन पाए जाते हैं, अगर लाइकेन पाया जाना ही क्या होता है, वहाँ का जो वहाँ पर उस एरिया में पोल्यूशन नहीं है। और जैसे ही ये लाइकेन्स का रंग नीले से सफ़ेद होने लगता है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो एक तरीके से उस एरिया में पोल्यूशन आने लगा। तो ये प्रदूषण के सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। वायु प्रदूषण का सूचक या एयर पोल्यूशन का जो इंडिकेटर है वो किसको कहा जाता है, लाइकेन को कहा जाता है। लाइकेन से ही आप जानते हैं लिटमस को तैयार किया जाता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया की जो खोज की गई थी वो एंटनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। और ये आप जानते हैं जो मनुष्य के आंत में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पाचन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो इकोलाई नाम का बैक्टीरिया है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो खाने को क्या करता है, फूड को पचाने में हेल्प करता है। और जो दूध होता है हमारा, अगर इससे हम देखें तो दूध को सड़ा करके दही में कन्वर्ट करना भी बैक्टीरिया के थ्रू ही किया जाता है। तो इसमें जो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है वो क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है। जो दलहन होती है हमारी, जो पल्सेस होती हैं, दालों की जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। ये सवाल भी पूछा हुआ है आपसे। ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, मतलब जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, इस नाइट्रोजन को लेकर उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। और नाइट्रेट जो है एब्जॉर्ब की जाती है प्लांट के द्वारा, उसकी वृद्धि के लिए ज़रूरी होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है वो हमें राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण ही पॉसिबल होता है। तो हमने देखा लाइकेन, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, ये चारों के ही उपयोग देखे हम किस तरह से करते हैं और कहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी को, यानी पादप आकारिकी को। इसका मतलब क्या होता है, इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। देखिए हमने बताया था बोटनी होती है स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान हम कहते हैं। और जब हम पौधे का अध्ययन करते हैं, और पौधे में आप जानते हैं पौधे के कितने भाग होते हैं, एक तो पौधे में पत्तियां हमें दिखाई देती हैं, एक पौधे का तना हमें दिखाई देता है, और एक हम जानते हैं कि पौधे में जड़ होती है। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट हिस्से होते हैं पौधे के। इन तीनों भागों के अध्ययन को हम बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकारिकी। स्टडी ऑफ प्लांट्स पार्ट इज़ नोन एज प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया ऐसे, मॉर्फोलॉजी का मतलब शारीरिक आकार का डिस्कशन या अध्ययन। तो इसमें हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक प्लांट में हम एक पत्ती, एक तना, एक जड़ यानी लीफ, स्टेम और रूट को डिस्कस करेंगे। क्या क्या इनके फीचर्स, क्या क्या इनके कार्य होते हैं, आपकी परीक्षाओं में सीधे पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पत्ती यानी लीफ को। आइए देखते हैं सबसे पहले हिस्से को। ये आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर, एक सामने ये जो आपको वर्टिकली
एक पौधे का हिस्सा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं तना। ये होता है हमारा एक प्लांट के अंदर तना। और इसके अलावा ये है आपकी पत्ती, एक प्लांट की पत्ती है। और पत्ती पर आप जानते हो इस तरह की संरचना नज़र आती है, इस तरह की संरचना ऐसे ऐसे नज़र आती है। और इसमें छोटे छोटे छिद्र भी हमें दिखाई देते हैं। एक पत्ती में आपने ध्यान से देखो, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नज़र आती हैं, देखिए हल्के हल्की से ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी आंखों से भी आप। इसमें क्या है, ये हमें छोटे छोटे से छिद्र नज़र आते हैं। इन छिद्रों को पत्ती पर जो पाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। इन छिद्रों को, इन रंध्र को हम बोलते हैं स्टोमेटा। सिंपल है। तो हमारे प्लांट का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके दो पार्ट ये हो गया स्टेम यानी तना, जिससे पत्तियां जो हैं जिसके सहारे लगी रहती हैं। और एक तीसरा हिस्सा है इसका रूट यानी कि जड़, जो कि ज़मीन के अंदर होती है। अभी हम पत्ती को डिस्कस करेंगे। पत्तियों का रंग आप जानते हैं हरा होता है। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनमें हरा रंग होता है, क्योंकि इनके जो कोशिका होती हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं, प्लांट्स की जो सेल्स होती है उसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण इन पत्तियों का रंग, या क्लोरोफिल के कारण इन पत्तियों का रंग हरा हमें नज़र आता है। पत्तियों के फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्या कार्य करती है एक प्लांट के लिए, आप जानते हैं। जो प्लांट होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये ऑटोट्रोप होते हैं यानी स्वपोषी होते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और ये ज़मीन के अंदर से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके ये अपना भोजन तैयार करते हैं। और जो भोजन तैयार करते हैं भोजन प्लांट के किस हिस्से में तैयार किया जाता है, ये होता है इनकी पत्तियों के अंदर। ठीक है, पत्तियों के अंदर ये भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और ये जो पत्तियों के ऊपर जो छिद्र पाए जाते हैं स्टोमेटा, इन्हीं के थ्रू क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रकाश संश्लेषण के बाद, और इन्हीं के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भी जाती है। ठीक है, तो ये छिद्र इस ऑक्सीजन को रिलीज़ करने का और CO2 को इनटेक करने का रास्ता होते हैं पत्ती के लिए। कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो भोजन को स्टोर करने का भी कार्य करती हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या आएगा, पत्तियों का जो कार्य है वो क्या है, भोजन का बनाना, भोजन का निर्माण करना। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कहाँ पर होगी, पत्ती के अंदर। इसीलिए पत्ती को एक नाम दिया जाता है प्लांट्स की, इन्हें बोलते हैं पौधों का रसोई घर, किचन ऑफ प्लांट्स। क्योंकि क्या करती हैं, पौधों का रसोई घर क्यों कहा जाता है, रसोई में क्या बनता है, खाना। हमारे घरों की रसोई में खाना तैयार होता है, ऐसे ही पौधे के लिए जो खाना तैयार होता है वो उसकी पत्तियों में तैयार होता है। इसलिए पौधे का किचन क्या हुआ, या पौधे की रसोई घर क्या हुआ, पत्ती हुई। ठीक है, कंडक्ट जो लीफ होती हैं, लीफ कंडक्ट फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। सिंपल है। और यहाँ पर 1 से 2 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं हम। तो क्या है, पौधों में भोजन का निर्माण पत्तियों के द्वारा होता है। और अगला जो पॉइंट है वो इसके स्टोमेटा यानी इसके रंध्रों पर है। रंध्र की हम बात कर लेते हैं, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं ऑन द लीव्स। पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन जो छोटे छिद्र आपको नज़र आते हैं, इनके ये जो एक्चुअली ये क्लोज भी होता है, ये ओपन भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ओपन ही रहेगा हर समय भाई। ओपन और क्लोज होगा तभी तो इसमें जो है कोई भी गैस अंदर जाएगी या कोई भी गैस बाहर आएगी। ठीक है, तो जैसे ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा एक छिद्र को मैंने ऐसे शो किया है, लेकिन इस छिद्र को अगर आप देखोगे तो ये कवर्ड होता है 2 सेल से, जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल। ठीक है, प्रत्येक छिद्र में 2 गार्ड सेल होते हैं, और यही गार्ड सेल क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डन बाय गार्ड सेल। जो ये स्टोमेटा छिद्र का मुख खुलता है पत्ते के ऊपर, वो किसकी मदद से खुलता है, ये गार्ड सेल ही ओपन करते हैं। रंध्रों का खुलना और बंद होना दोनों ही गार्ड सेल के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। अब इसको याद रखना कि जो स्टोमेटा हैं, जो छिद्र हैं, इनसे ही प्लांट एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को। साथ ही ये वाटर वेपर जो होती है, एक्स्ट्रा जो वाटर इस प्लांट में बच जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, इसको ये रिलीज़ भी इसी छिद्र के माध्यम से करते हैं। और जो ऑक्सीजन का निर्माण बाई प्रोडक्ट के रूप में फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान होता है पत्तियों में, वो ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं इन छिद्रों की मदद से। ठीक है, यानी गार्ड सेल ओपन हो जाएंगे तभी वो बाहर आएगी। चलिए, ये हो गया स्टोमेटा। तो ये होगी हमारी लीफ, ये हमारी पत्ती का एग्जाम्पल है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना और संग्रह करना किसका काम होता है, ये पत्ती का काम है। और पत्ती पर ही आपके क्या होते हैं, स्टोमेटा। इसलिए ये 2 पॉइंट्स यहाँ क्लियर किए हमने। चलिए अब बात करेंगे हम रूट की यानी जड़ की। एक प्लांट का जो रूट होता है, जड़ होता है, मान लीजिए ये है अर्थ, ये भूमि है, और इस भूमि के अंदर कोई बीज आपने छोड़ दिया, तो ये बीज क्या करेगा, ये बीज अंकुरित होगा
तो इसमें से एक हिस्सा जो ज़मीन के अंदर भी जाएगा और एक हिस्सा ज़मीन के ऊपर, यानी ज़मीन के अंदर जो हिस्सा इसका गया उसे हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे रेडिकल, इसको हम बोलेंगे रेडिकल यानी मूलांकुर, और एक हिस्सा जो ऊपर आएगा इसको बोलेंगे हम प्रांकुर। तो रूट का वो हिस्सा जो पृथ्वी के अंदर की तरफ जाता है, ये रूट की बात चल रही है, रूट का वो हिस्सा जो पृथ्वी के अंदर चला जाता है उसको हम बोलते हैं मूलांकुर या रेडिकल, और रूट का वो हिस्सा जो बाहर आ जाता है इसको बोलते हैं प्लमूला। ठीक है, तो रूट किससे डेवलप होती है? तो प्रारंकुर और मूलांकुर दोनों से ही डेवलप होती है। और ये क्या करती है, रूट का कार्य क्या होता है? इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है? ये मिट्टी के, मिट्टी में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, तो इन सबको एब्जॉर्ब करती है कौन? रूट। ठीक है, तो रूट ऑफ द प्लांट इज डेवलप्ड बाय रेडिकल, आप ये कह सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका, ये मृदा से जो है रूट क्या करती है? मृदा से खनिज और जल का अवशोषण करती है। सिंपल, इसका कार्य क्या होता है? इट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। अब कुछ जड़ों के टाइप्स हम समझ सकते हैं। जो जड़ें कितने प्रकार की हो सकती हैं? जैसे एक मूसला जड़ें होती हैं, टैप रूट्स क्या क्या होती हैं? ऐसी जिसमें मूलांकुर रेडिकल द्वारा, ऐसी जड़ें जो रेडिकल से डेवलप होती हैं उन्हें हम बोलते हैं टैप रूट्स या मूसला जड़ें। तो जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, उनमें ये जड़ें पाई जाती हैं। और इनको हम देखें, इन मूसला जड़ों को, तो ये क्या होती हैं? रूपांतरण होकर इनके मॉडिफाई होकर के क्या बन जाती हैं? ये एक तरीके से जो हमारी भोजन संग्रहण का कार्य करती हैं, यही रूट जो हैं। तो जिसमें कैरेट, बीट रूट, रेडिश, टर्निप, ये सब क्या हैं? ये मॉडिफाइड रूट्स होती हैं। ठीक है, ये मॉडिफाइड रूट्स होती हैं। यानी जो गाजर, चुकंदर, मूली, सलजम हम खाते हैं, ये क्या हैं? ये एक्चुअली में जड़ होती हैं, रूट होती हैं, जिन्हें हम खाते हैं पौधे का। अगला देखिए, अवस्थानिक जड़ें जो होती हैं, अवस्थानिक जड़ें किससे विकसित होती हैं? प्रांकुर से विकसित होती हैं। एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। जैसे बरगद का पेड़ है भाई, एक तो आपने देखा जो ज़मीन के अंदर चली गई जड़ें, बरगद में आपने देखा ऊपर से भी आपको जड़ें सी, रूट से दिखाई देती हैं। ठीक है, बरगद का पेड़, आर्किड और अमरबेल, मक्का, गन्ना, इस तरह की ये सब मनी प्लांट, ये क्या है? ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? अवस्थानिक जड़ों के। तीसरे हिस्से को डिस्कस करेंगे, इसके तने को यानी स्टेम को। तो जो हिस्सा ऊपर की तरफ आता है ये प्रांकुर से विकसित होते हैं। ठीक है, प्लूमुला से विकसित होते हैं, और इसमें जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, पत्तियां और फ्लावर्स निकलते हैं। एक स्टेम से ही निकलते हैं क्या? शाखाएं, ब्रांचेस, पत्तियां और फ्लावर। तो तने के तीन भाग होते हैं। एक होता है नोड, इसको हम बोलते हैं नोड। दूसरा होता है अंतः नोड, मिडल हिस्से को, दो नोड्स के बीच के हिस्से को इंटरनोड, और इसी से डेवलप होता है, इसी नोड पर होती हैं क्या? बर्ड्स यानी कली। तो हम बात करेंगे मॉडिफाइड स्टेम की या भूमिगत तनों की। तनों का वो भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है, तो कौन कौन से होते हैं? आलू, अरबी, प्याज, लहसुन, केसर, हल्दी, अदरक, फर्न, केली, ये क्या होते हैं? जिमीकंद। ये सब क्या है? मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। ये हमारे तने होते हैं, याद रखिएगा। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पौधे का हिस्सा खाया जाता है, जो एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। चलो अब हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में, जो फूल होता है उसके बारे में। अगर पौधे में आप देखें तो जाहिर है पौधा क्या है? पौधा आप देखते हैं, पौधे से फूल, पत्ती सब कुछ निकलता है, और उसके जैसे दूसरे फूल भी अगर उसके बीज को कहीं लगाए तो दूसरे जैसे फूल भी आते हैं। इसका मतलब इनमें प्रजनन होता है, रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स भी। और ये प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर जो प्रजनन वाला भाग होता है वो कहाँ पर होता है? पौधे का जो प्रजनन वाला भाग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, कहाँ पर होता है? फूल। तो फूल क्या है? पौधे का प्रजनन वाला भाग होता है, या पौधे का जननांग क्या होता है? एक फूल या फ्लावर होता है। इस स्ट्रक्चर को समझो, ये एक फ्लावर है। ठीक है, इसका सबसे निचला हिस्सा आप जानते हैं स्टेम होगा, तना। तने से ऊपर इस तरह की जो पत्तियां चारों ओर ऐसे होती हैं, पतली पतली सी, ठीक है, ऐसे घूम करके, ये होती हैं सेपल बोलिए, सीपल बोलिए। और ये जो आपको ऐसे ये मेन फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं इनको बोलते हैं पीटल। और इसके अलावा ये जो आपको हल्के हल्के से एक पतली पतली संरचना दिखाई देगी एक एंटीना की तरह, इसको बोलते हैं हम स्टामन, या इसी को बोलते हैं हम पुंकेसर। और अगर हम इसकी बात करेंगे, ये जो मेन बीच में बड़ा भाग होता है, बड़ा हिस्सा, इसको हम बोलते हैं स्त्री केसर या कार्पल्स। और इसी के अंदर होता है हमारा ओवरी, एक प्लांट का ओवरी। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इनके एक एक भाग को डिस्कस करेंगे। अब एक्चुअली जो सीपल था, जो इसको हम बोलते हैं हिंदी में बाह्यदल, तो जो ग्रीन लीफ होती हैं, ग्रीन लीफ नुमा जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हरी पत्ती नुमा संरचना को बोलते हैं। हरी पत्ती नुमा संरचना होती है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं
सीपल, ये क्या करती है, कलियों की सुरक्षा करती है, ठीक है, प्रोटेक्ट द बर्ड्स। और ग्रुप ऑफ सेपल, जब बहुत सारी इस तरह कई सारी चारों तरफ होंगी ग्रुप ऑफ सीपल्स, तो इसको हम बोलेंगे कैलिक्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ सीपल्स इज नोन एज कैलिसिया बाह्य दलपुंज। अब देखो पीटल को, देखो पीटल को बोलते हैं हिंदी में हम दल। फूल की जो रंगीन वाली पत्तियाँ होंगी, जैसे गुड़हल का फूल में उसमें लाल वाली जो पत्तियाँ होगी उसकी, या गुलाब की जो लाल गुलाब है तो उसकी लाल वाले पत्तियाँ होंगी, वो क्या कहलाएगी, पीटल या दल। तो जो फूल की रंगीन वाली पत्ती है वो क्या कहलाती है, कलरफुल लीफ ऑफ फ्लावर, पीटल कहलाती है। और ये इसका सुगंधित भाग होती है, ठीक है। जो पत्तियाँ होती हैं फूल की, एक्चुअल फ्लावर की जो पत्तियाँ होंगी वो सुगंधित भाग होती हैं, और ये जो कीट होते हैं उन कीटों को आकर्षित करने का कार्य करती हैं। अब अगला हिस्सा है स्टेमन। जो स्टामन है ये, इसको हम देख लीजिए एक बार, इसमें स्टामन क्या है, ये है स्टामन, ठीक। स्टामन क्या है, स्टामन, अब जब ये एक प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या होगा, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, प्रजनन हो रहा है, ठीक है। प्रजनन होने के लिए क्या हो, नर जननांग और नर जननांग और मादा जननांग दोनों की ज़रूरत होगी। ऐसे ही प्लांट में ही व्यवस्था होती है। तो इसमें देखिए स्टामन जो है पुंकेसर, ये नर प्रजनन अंग होता है एक प्लांट के अंदर या फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो स्टैमन में जो है नर प्रजनन अंग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये प्लांट किसका, प्लांट का कह लीजिए आप इसको, यहाँ से प्लांट की ही बात चल रही है। नर प्रजनन अंग किसका, ये तो प्लांट कह लीजिए या फ्लावर कह लीजिए, फ्लावर में। और देखिए इसका एक दूसरा हिस्सा होता है एंथर। पौधे के शुक्राणुओं का निर्माण किसमें होता है, एंथ। इसके दो भाग होते हैं स्टैमन के, ठीक है। स्टैमन के दो भाग होते हैं, पुंकेसर इसको बोलते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक होता है एंथर, इसमें आइए यहाँ पर, ठीक है, इसमें आइए यहाँ पर। जो इसका सबसे ऊपरी हिस्सा है यही कहलाता है आपका, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है यही कहलाता है इसका एंथर, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन इसी के अंदर होता है, ठीक है। इसी के अंदर होता है क्या, पौधों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इट प्रोड्यूसेस स्पर्म ऑफ द प्लांट। जो पौधे के शुक्राणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पौधे के शुक्राणु कहलाते हैं परागकण, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। पौधे के शुक्राणु बराबर क्या लिखा है, पोलन ग्रेन्स, यानी परागकण। और दूसरा होता है फिलामेंट। फिलामेंट वो लंबा सा स्ट्रक्चर जो नीचे की तरफ आ रहा था। इट कनेक्ट्स एंथर टू दी ओवरी, ठीक है। ये देखिए ये है, ये हिस्सा क्या हो गया, ये एंथर हो गया। ये पूरे को स्टैमन बोल रहे हैं हम, ठीक है। हमने इसको पूरे को क्या बोला, स्टैमन बोला इस कंप्लीट को। इसमें ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको हम बोल रहे हैं एंथर, ठीक है। ये हमारा क्या, एंथर। और ये एंथर किससे कनेक्ट है, ये ओवरी से, ये है ओवरी, ठीक है। ये देखो यहाँ से हमने इसको करा, ये क्या है, ओवरी से कनेक्ट होता है ये, ठीक। तो यहाँ से समझ लिया हमने इसको। तो फिलामेंट इट कनेक्ट्स एंथर टू ओवरी, एंथर को बीजाणु से ये जोड़ देता है। और जो अगला है कार्पल्स, ठीक है। जो कार्पल्स है स्त्रीकेसर, ये पौधे का मादा जनन अंग होता है। पौधे का मादा जनन अंग होता है क्या, इसको याद रखेंगे, स्त्रीकेसर। चलिए अब देखेंगे, अब इसमें 3 भागों में बांटा जाता है इसको, स्त्रीकेसर को। कौन कौन से, तो देखो ये स्त्रीकेसर ये पूरा है, ठीक। तो इसका ऊपरी भाग जो है ये कहलाएगा स्टिग्मा, इसको वर्तिका या वर्तिकाग्र जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। ये वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है। इसके बीच वाला भाग है ये स्टाइल है, ठीक। और नीचे वाला ये ओवरी है। तो ये तीनों को हम बोल रहे थे क्या, कार्पल्स या स्त्रीकेसर। ये पूरा कंप्लीट था। अब वर्तिका का कार्य होता है एंथर से परागकण को प्राप्त करना। ये था हमारा एंथर, ठीक है। ये था हमारा एंथर। एंथर से जो इसके स्पर्म्स होंगे, शुक्राणु होंगे, पौधे के जो नर शुक्राणु होंगे वो क्या है, इसके थ्रू क्या है, ये रिसीव करती है ओवरी, ठीक है। वर्तिका का कार्य एंथर से परागकण को प्राप्त करना, रिसीव पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर। और क्या है, ओवरी क्या है, ये रही ओवरी। ओवरी क्या है, इसको अंडाणु या बीजाणु जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं इसको। तो इसमें जो है फल में यही ओवरी बाद में क्या होती है, फल में बदल जाती है, ठीक है। तो ये बीजाणु जो है, ये बीजाणु क्या होता है, इसमें ओव्यूल बनकर तैयार कर रहा है इसमें। और ये बदल जाता है, ओव्यूल किस में बदल जाता है, सीड में। और ये ओवरी फल में बदल जाती है। ये प्रश्न आपसे पूछे हुए हैं। चलिए इसको समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट पर ये कॉन्सेप्ट बनता है। जितने भी पौधे होते हैं उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो जनन भाग होता है वो हम जान गए। जो फ्लावर्स होते हैं पौधों में, उनका जनन भाग जो होता है, तो जब भी हम फूल पत्तियों को हटा करके देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे भाग नज़र आते हैं। एक तो ये भाग नज़र आता है, ठीक है। ये है आपकी, ये बीजांड है, या इसी को हम बोलते हैं ओव्यूल, जो किसके अंदर है, ओवरी के अंदर। तो ओवरी को हम अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। ओवरी को हम क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। ये फीमेल जनन अंग होता है, मादा जनन अंग होता है एक प्लांट का, एक फ्लावर में, ठीक है। इट इज़ द फीमेल सेक्शल
ऑर्गन ऑफ प्लांट, ये पौधे का मादा जनन अंग होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी, ये रही हमारी ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ठीक है, बीजांड बोलते हैं इसको। इस बीजांड में ही क्या होते हैं, हमारे जो सीड हैं, बीज स्टोर होते हैं, इसी सीड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको ओव्यूल बोलेंगे। ओवरी के नीचे का पार्ट जो है, ओवरी के जो नीचे का पार्ट होता है, वो अभी हमने पिछले उसमें देखा था, इसको बोलते हैं इस तरह का, इसको बोलते हैं हम थैलमस, ठीक है, इसको बोलते हैं थैलमस। थैलमस, ओवरी के नीचे के पार्ट को थैलमस बोलते हैं। ये अभी तक हमने यहाँ तक देख लिया है। ऐसे कंपैरिजन करते हैं हम एनिमल्स में या मेल्स में, ह्यूमन में। तो मेल में जो है टेस्टिस फॉर्मेशन होते हैं, मेल में जो आप कहेंगे स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है टेस्टिस के थ्रू होता है, और ओवरी में अगर हम फीमेल में देखेंगे, ओवरी से फॉर्मेशन होता है किसका। तो इस कंपैरिजन को एक बार यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, ये कंपैरिजन देख लेते हैं। और इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमें इसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में प्रजनन को कंप्लीट करेंगे इससे, क्योंकि अभी पता लगेगा दोनों के प्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन वाले जो हिस्से हैं प्लांट के हमने देख लिए हैं, तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होगा अब। तो इसमें देखो लैंगिक कोशिकाएं क्या क्या होती हैं एक एनिमल में, तो एग सेल्स होते हैं। फीमेल्स के अंदर देखोगे तो अंड कोशिकाएं होती हैं, मेल में देखोगे तो शुक्राणु होते हैं। अगर प्लांट्स में देखोगे एग सेल्स होते हैं अंड कोशिका में, फीमेल पार्ट जो होता है उसका, और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल पार्ट होते हैं, यानी ठीक है, ये हमने समझ लिया। इस डायग्राम को आप यहाँ समझ सकते हो फिर से। तो पौधों में जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि किसका, पौधों में जो है, हमें पता है पौधों में स्पर्म्स नहीं बनते, स्पर्म्स बनते हैं मेल में, जंतुओं में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उसकी जगह पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स बनने के बाद में एंथर क्या करता है, भाई इस एंथर में ही तो बन रहे हैं पोलन ग्रेन्स, इस एंथर में बन रहे हैं पोलन ग्रेन्स, और ये एंथर फटेगा, एंथर फटने के बाद पोलन ग्रेन्स ओवरी के अंदर चले जाएंगे। ये है हमारी इस प्लांट में ओवरी का हिस्सा, ठीक है। और ये जो है पोलन ग्रेन्स आकर के यहाँ पर इस अंड कोशिका से इस बीजांड के साथ में क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, कौन, ये पोलन ग्रेन्स, ठीक है। जैसे ही अंड कोशिका फर्टिलाइज होगी, ये आपका एक तरीके से क्या है, फूल है। तो जैसे ही ये फर्टिलाइज होते हैं पोलन ग्रेन्स इस बीजांड के साथ में, तो फर्टिलाइज होने के बाद जो भी आपका फूल होता है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी फूल, कोई भी फ्लावर फल में कब कन्वर्ट होता है, जब एग सेल फर्टिलाइज होता है पोलन ग्रेन के साथ में। तो ये समझ में आ गया। तो ये क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा, तभी फ्रूट का यानी फल का निर्माण होगा। ये समझ में आ गया। अब एक चीज़ समझेंगे इसमें, तो फलों का निर्माण कैसे होता है, यानी फ्लावर या फूल से बनते हैं, ये आपको पता है फल फूल से बनते हैं। इसी के आधार पर जो है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, जो ट्रू फ्रूट होते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। जो पोलन ग्रेन्स है, एग सेल को जब फर्टिलाइज कर रहा है तो ओवरी पक जा रही है, ओवरी के पकने से जो फ्रूट बना, जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसी को हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं, सत्य फल बोलते हैं। सत्य फल केवल राइपनिंग ऑफ ओनली ओवरी के कारण ही बनते हैं। ऐसे फल जो केवल अंडाशय के पकने से बनते हैं वो ट्रू फ्रूट कहलाते हैं। और असत्य फल क्या होते हैं, यहाँ पर जो अंडाशय है, ओवरी है, ओवरी के पकने के साथ साथ अंडाशय का अगर कोई और हिस्सा फ्लावर का पक गया, तो अदर पार्ट अगर भी पक गया उसके साथ में, तो तब भी फल बनते हैं, तो उसे असत्य फल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एप्पल को देखोगे, सेब जो होता है, जो सेब बनता है मेनली थैलेमस के पकने से बनता है। ओवरी के साथ, ओवरी भी पकती है इसमें, लेकिन थैलेमस भी पक जाता है। तो एप्पल, जैक फ्रूट और जो स्ट्रॉबेरी होते हैं, ये क्या हैं, ये फॉल्स फ्रूट होते हैं, ठीक है। इन चारों को छोड़कर, जिसमें एप्पल, जैक फ्रूट यानी कटहल, सेब और स्ट्रॉबेरी, जितनी भी बेरीज होंगी, ठीक है, और जो नाशपाती है, इन चारों को छोड़कर बाकी फ्रूट जो है ट्रू फ्रूट हैं। ये चारों क्या हैं आपके, ये चारों ही आपके क्या हैं, असत्य फल हैं। चलिए इनको देख लेते हैं एक बार, इनके पॉइंट्स को हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो पॉलिनेशन, जो इसमें पौधों में जो प्रजनन होता है उस क्रिया को बोलते हैं हम पॉलिनेशन या परागण। ये पौधों की इनिशिएशन जैसी क्रिया है, जैसे एनिमल्स में होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें क्या है, रिप्रोडक्शन जैसे होता है, तो पौधों में रिप्रोडक्शन, इस पौधे की इनिशिएशन जैसी प्रक्रिया है। इट इज़ अ फर्टिलाइजेशन टाइप प्रोसेस ऑफ प्लांट। इसमें क्या होता है, बीजाणु और जो परागकण हैं आपस में मिलते हैं, पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल मिलते हैं, अभी बताया है। तो ये किस माध्यम से मिलते होंगे एक प्लांट के अंदर, ये वायु, जल या किसी कीट के द्वारा मिल जाते हैं, ठीक है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, तभी तो प्रोडक्शन होता है इनमें। तो ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, याद रखिएगा, स्टिग्मा से पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक चले जाना क्या कहलाता है, ये पॉलिनेशन कहलाता है। ये वायु, कीट किसी के द्वारा भी हो सकता है। ये डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ के जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से, पौधों में जो जनन भाग होता है वो फूल होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट,
ठीक है। और उसमें भी एंथर में क्या बनते हैं, मेल सेक्सुअल ऑर्गन है इसका, किसका, प्लांट का। जो कार्पेल्स है ये स्त्री केसर क्या है, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है ये इसका। जब एक ही पौधे में मादा और नर जननांग दोनों ही उपस्थित होते हैं तो ऐसे पौधे द्विलिंगी कहलाते हैं या हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं, ठीक। तो इसमें कौन कौन से, जौ, धान, गेहूँ, सरसों, तिल, अलसी, ये सब आते हैं। ऐसे ही आपने एक जानवर देखा होगा, केंचुआ एनिमल है, ये क्या है, अर्थवर्म, ये भी उभयलिंगी है, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही इसके पास होते हैं। लैंगिक कोशिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है, सेक्सुअल सेल या जर्म सेल, दोनों में हम डिफरेंस कर चुके हैं। एंथर से देखिए, पोलन ग्रेन्स, एंथर से क्या होगा, पोलन ग्रेन्स निकलेंगे, पोलन ग्रेन्स पहुंचेंगे कहाँ, ओवरी में, अंडाशय में, अंडाशय को फर्टिलाइज करेगा कौन, ओवरी में क्या है, एग सेल्स हैं, ये पोलन ग्रेन्स क्या करेगा, इसको एग सेल क्या करेगा, इसको फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज होने के बाद जो फूल है हमारा, वो फूल बदल जाएगा फ्रूट में। ये प्रोसेस हमने डिस्कस किया है अभी। अब जो ट्रू फ्रूट हैं वो कौन कौन से हैं, ऐसे फल जो केवल अंडाशय के पकने से बनते हैं, सत्य फल कहलाते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, बनाना, केला, मैंगो, ये सब चारों नहीं है, सारे ही होंगे लगभग। फॉल्स फ्रूट कौन से, बस उनको ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे फल जिनमें अंडाशय के पकने के साथ साथ फ्लावर्स भी पक जाते हैं, तो अंडाशय के पकने के साथ साथ फ्लावर का कोई दूसरा भाग भी पक जाता है, तो क्या कहलाते हैं, असत्य फल। तो जो सेब है, जैसे मुख्यतः थैलेमस पक जाता है इसके साथ में, ओवरी के साथ में, तब बनता है। तो ये चारों क्या हैं, ये फॉल्स फ्रूट हैं। इनके अलावा जितने फल होते हैं वो ट्रू फ्रूट होते हैं, ठीक। पहले हम एक पौधे में क्या क्या हिस्सा या क्या क्या भाग पौधे का हम खाते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पौधे में हमें खाने को कौन कौन से भाग मिलते हैं, या तो हम किसी भी प्लांट का तना खाते हैं, या किसी प्लांट की हम जड़ खाते हैं, या किसी प्लांट की हम पत्ती खाते हैं। ये अभी क्लियर हो जाएगा आपको। आप कहेंगे कि जड़ किसकी खाते होंगे, तना, या पत्ती किसकी खाते होंगे। चलिए इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप पौधे का नाम दे देगा, पूछेगा इनमें से किस पौधे का जड़ या तना या पत्ती खाया जाता है। ऐसे अगर हम पहले बात करें तो प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को हम डिस्कस करेंगे जिनकी जड़ खाई जाती हो, जिनके रूट्स खाए जाते हों। तो वे पौधे जिनकी हम जड़ों को खाते हैं, रूट्स को खाते हैं, कौन कौन से, तो देखिए ये रूट्स कौन कौन सी हैं, मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम और ये स्वीट पोटैटो, ये सभी जड़ें होती हैं। याद रखिएगा, इनमें से पूछता है इनमें से कौन सी जड़ है, इनमें से कौन सी रूट है। तो इसमें मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम, शकरकंद, ये सारे क्या हैं, ये सभी जड़ हैं, ये रूट्स हैं। तो हम इन रूट्स को खाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तना की, स्टेम। कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके हम तने खाते हैं, तो जो प्याज होती है ये एक्चुअली स्टेम होता है, तना होता है, ये जड़ नहीं होती, ठीक है। तो प्याज क्या है, एक स्टेम है, लहसुन भी स्टेम है, अदरक भी तना है, हल्दी तना है, और ये शुगर केन भी तना होता है, ठीक है। ये वो पौधे हैं जिनके हम तने यानी स्टेम्स को खाते हैं। अब हम बात करेंगे मॉडिफाइड स्टेम की। तो जो आलू होती हैं और हल्दी होती है, ये दोनों क्या होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम ही होते हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या है, हल्दी, टर्मरिक और ये आलू, पोटैटो, ये क्या हैं, ये स्टेम होते हैं, ठीक है, ये तना होते हैं। और ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं, तने में आते हैं, और इनको हम खाते हैं अपनी दैनिक या डेली खाते हैं। अब बात करेंगे कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनके हम बीज खाते हैं। तो भोजन में अधिकतर हिस्सा जो हम खाते हैं उनमें बीज कौन कौन से खाते हैं, वो जैसे होल ग्रेन, जितने भी अनाज है, गेहूं, चावल, मक्का, ये सब क्या है, ये बीज होते हैं जिनको हम खाते हैं। पल्सेस भी बीज होते हैं, नट्स, मूंगफली बीज होती है, मटर बीज होते हैं, ऑयल सीड, मस्टर्ड, आलमंड, ग्राम चना वगैरह, ये सब क्या है, ये सीड होते हैं। अब बात करेंगे ऐसे पौधे जिनकी हम पत्तियाँ खाते हैं। देखो कितनी जल्दी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अभी। देखो जिन पौधे की पत्तियाँ खाई जाती हैं कौन कौन सी, हरी पत्तेदार सब्जियाँ तो होंगी, पत्ता गोभी और तेज पत्ता। पत्ता गोभी में हम क्या खाते हैं, उसके पत्तों को खाते हैं, ठीक है, लीफ को खाते हैं उसकी। और अब बात करेंगे फ्लावर्स की। फ्लावर्स में जो फूल गोभी होती है उसके हम किसको खाते हैं, फूल को। ब्रोकली भी क्या है, एक फूल है। लौंग भी क्या है, एक फूल है। केसर भी क्या है, एक फूल है। तो ये सारे फ्लावर्स है, ठीक है, ये फूल है पौधे के जिन हिस्सों को हम खाते हैं। अब बात कर लो अगले वाले की, फ्रूट्स। अब जो फ्रूट हैं कौन कौन से हो सकते हैं, सब्जियां, ऐसी सब्जियां जिनमें फल लगते हैं या फल होते हैं, जिन्हें हम कहते तो सब्जियां लेकिन फल होते हैं। जैसे टमाटर एक फल है, बैगन फल है, मक्का, खीरा, ककड़ी, ये सब फल हैं। अब अगला पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ये टॉपिक काफ़ी लंबा चलेगा, और लंबा चलने का मतलब है इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं, फोटोसिंथेसिस तक ये जा करके कंप्लीट होता है। उससे पहले अगर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हमें पढ़ना है तो उससे पहले हम इसके टिश्यूज़ पर बात करेंगे जो आपके न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन में एक प्लांट की ग्रोथ में जो हेल्प करते हैं वो प्लांट टिश्यूज़ यानी पादप ऊतक होते हैं। तो इसका सब टॉपिक हम कह सकते हैं पौधों में पोषण का। तो जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे वो है पादप हार्मोन या प्लांट हार्मोन। तो जब भी कोशिकाओं का समूह, आप जानते हैं जब भी कोशिकाओं का समूह इकट्ठा होता है, कोशिकाओं का जब समूह बन जाता है तो एक फिक्स फंक्शन करने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू या ऊतक। ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज़। जो विशेष क्रियाओं को करते हैं वो टिश्यूज़ कहलाते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। कोशिकाओं का वो समूह जो एक
निश्चित क्रिया, एक विशेष स्पेशल कार्य को करता है, वो टिश्यू कहलाता है। तो जो पौधों में टिश्यू पाए जाते हैं वो दो तरह के टिश्यू होते हैं पौधों में। एक होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है, एक होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। सिंपल समझिए, एक होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। तो इसमें देखेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स नोन एज टिश्यू। पौधे में दो प्रकार के होते हैं, एक तो मेरिस्मेटिक होता है, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू होते हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो एक तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें विभाजन हो सकता है। विभाजन किस में होता है? विभाजन होता है सेल्स में, कोशिकाओं में। और ऐसे टिश्यू मेरिस्मेटिक टिश्यू कहलाते हैं जिनमें डिवीज़न हो सकता है, जिनमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ सकते हैं, ठीक है, ग्रोथ हो सकती है। तो परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनमें एक बार ग्रोथ हो गया तो फिर से ग्रोथ नहीं होती है। तो ऐसे सेल जिनमें डिवीज़न नहीं हो पाता है वो किस में आएंगे? परमानेंट टिश्यू में आएंगे। ऐसी टिश्यू जिनमें कोशिका विभाजन हो सकता है या हो रहा है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू कहलाते हैं। ऐसी टिश्यू जिसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है वो परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। अब सवाल आता है, पौधों की वृद्धि में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है? पौधों की वृद्धि में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है? याद रखिएगा, जिसमें कोशिका विभाजन होगा ये नंबर ऑफ कोशिकाओं को बढ़ाएगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो हमें एक तरीके से क्या है, वो बॉडी स्ट्रक्चर भी फैलता जाएगा प्लांट का, ठीक है। भाई सेल्स बढ़ते हैं, सेल्स डेवलप होते हैं, नए सेल्स बनते हैं, तभी तो शरीर का प्रसार होता है, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे कौन सी बॉडी हो, प्लांट की बॉडी हो, ठीक है। तो जैसे जैसे प्लांट के सेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, प्लांट्स की सेल में डिवीज़न होगा तो पौधे का साइज़ बढ़ेगा। तो यही कहलाते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो पौधों की वृद्धि में, विकास में सहायता करते हैं कौन? पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, हेल्प्स इन ग्रोथ इन प्लांट्स, कौन? मेरिस्मेटिक टिश्यूज़। और ये क्या है? अगर हम परमानेंट वाले की बात करें तो परमानेंट वाला जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सहायता नहीं करता है, क्योंकि इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है और जब कोशिका में विभाजन नहीं होगा तो कोई ग्रोथ डेवलपमेंट इन टिश्यूज़ की वजह से नहीं होगी। जो परमानेंट टिश्यू हैं, स्थायी ऊतक हैं, उनका जो मेन काम क्या होता है, ये एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, संचारण में हेल्प करते हैं। ये पानी को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, खाने को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये वाले टिश्यू हमारे कौन कौन से होते हैं अभी देखेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट नाम पर तब आएंगे। तो जो भी आपका खाना पानी है, पौधे के अंदर पानी एब्जॉर्ब करना है मिट्टी से रूट्स को, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य हो गया। तो ये सारा परमानेंट टिश्यूज़ के द्वारा होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन तो करते ही हैं, साथ साथ जो है एक तरीके से खाने को स्टोर भी कर सकते हैं। ये किसके काम है? परमानेंट टिश्यू के काम है। ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी? मेरिस्मेटिक टिश्यू में ना तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं ये, ठीक है, ना ही स्टोरेज में हेल्प करते हैं। तो नो ट्रांसपोर्टेशन, नो स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक। इन दोनों में से किस में वैक्यूल्स पाए जाते हैं, रिक्तियाँ किस में पाई जाती हैं? तो प्लांट सेल का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो खाली सी जगह होती हैं, उसमें उस खाली जगह को हम बोलते हैं वैक्यूल्स, ठीक है, याद रखिएगा। जो प्लांट होते हैं हमारे, प्लांट सेल्स जो होते हैं उनका मैक्सिमम पार्ट खाली होता है, वही खाली जगह वैक्यूल कहलाती है। और उस खाली जगह में जो वैक्यूल्स हैं, जो रिक्तियाँ हैं, ये रिक्तियाँ खाने को स्टोर करने में हेल्प करती हैं। ये फूड और वाटर का स्टोरेज यही करती हैं एक परमानेंट टिश्यू में। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो वैक्यूल्स हुआ करते होंगे वो जो है वो नहीं होते हैं, एक तरीके से खाने को स्टोर नहीं कर पाते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज़, ठीक। तो ये हो गया। तो अब इनके डिफरेंस को हमने समझ लिया। अब इनके एग्जांपल्स देखो, ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देखो कौन कौन से हैं। तो देखो इसमें जो परमानेंट टिश्यू है हमारे, इसमें दो होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इसमें देखो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जो स्क्लेरेन्काइमा, ये क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है? जाइलम, फ्लोएम। याद रखिएगा ये सब परमानेंट टिश्यू हैं, ठीक है, ये परमानेंट टिश्यू हैं। ये क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का और क्या किसका होता है? स्टोरेज का कार्य। और जो तीन टिश्यू हमने पढ़े हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, इंटरशियरी है और लेटरल है, लेटरल टिश्यूज़ हैं। ये हमारे क्या हैं? ये है हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यूज़। अब एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरिस्टेम जो होते हैं एक्चुअली तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा है इंटरशियरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। इन तीनों को समझेंगे। मेरिस्टेम का मतलब होता है जिसमें सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, जिसमें कोशिका विभाजन होता है। जो भी प्लांट है उनको प्लांट को बढ़ने में उनको हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं ये वाले टिश्यूज़। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है ये हमारी रूट और स्टेम की टिप पर पाया जाता है। ये वाला कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम जो है ये क्या करता है? ये पौधे की, एक प्लांट की जो रूट होती हैं और जो स्टेम होती हैं उनके टिप पर पाया जाता है। रूट जहाँ पर ख़त्म होती है वहीं पर ये उपस्थित होता है और जहाँ पर स्टेम ख़त्म होगा वहीं पर ये उपस्थित होगा तने के टिप पर। कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम। तो ये पौधों की लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है, ये लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। और जब ये तना की टिप पर प्रेजेंट है तो ये क्या काम करेगा? उसमें डिवीज़न भी करेगा। जैसे जैसे तने के टिप में डिवीज़न होगा तना आगे बढ़ता जाएगा और तना आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पौधे की लेंथ में वृद्धि में हेल्प करेगा।
तो पहला पॉइंट ये समझ में आया। तो क्या ये पौधों की रूट्स को बढ़ाने में हेल्प करता है? जब ये रूट की टिप पर है, रूट की टिप पर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये रूट में भी सेल डिवीज़न करेगा और कहीं ना कहीं रूट को भी बढ़ाएगा। ठीक, तो दोनों पॉइंट्स हो गए। अब सेकंड देखिए, इंटरसिलियरी, ये होता कहाँ पर है? ये हमारी पत्तियों में होता है प्लांट की। ठीक है, ये प्लांट की पत्तियों में होता है। वो पौधों से, इसको ऐसे समझिए, इंटरसिलियरी मेरिटाइम क्या होता है? जो हमारा ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट में जहाँ ही पत्ती इस पौधे से कनेक्ट होती है, इस तने से, तो तने से जहाँ ही कनेक्ट हो रही होती है, इस वाले हिस्से को जो हमने अभी ग्रीन करके दिखाया, डार्क ग्रीन, इस हिस्से को हम डंठल बोलते हैं। डंठल कह लीजिए या इसको, या इसी को हम बोलते हैं क्या? इंटरसिलियरी नोड। ठीक है, यही होता है इंटरसिलियरी नोड, जहाँ पर गांठ वगैरह होती है प्लांट के ऊपर, जहाँ पर ये टहनियाँ या पत्तियाँ लगी होती हैं। ठीक, तो ये क्या करेगा? जो भी पत्तियाँ हैं पौधे से जुड़ी होती हैं, वो एक नोड के, जो भी पत्तियाँ जुड़ी होंगी पौधे से, वो एक नोड के थ्रू जुड़ी होती है, एक डंठल के थ्रू जुड़ी होती हैं। तो ये क्या करेगा? पत्तियों को पेड़ से चिपकाए रखने के लिए कौन से पार्ट का रोल होगा? जो इंटरसिलियरी नोड है ये हेल्प करता है। तो जहाँ से पत्तियाँ पेड़ से जुड़ी होती हैं, इस पार्ट को हम नाम देते हैं इंटरसिलियरी नोड। तो ये क्या काम करता होता है? अब ये इस मेरिस्टेम का क्या काम है? इसका काम है पत्तियों को जो है पेड़ से जोड़ने का कार्य करता है ये, यानी इंटरसिलियरी जो नोड है इसको बढ़ाने का काम करता है। तो पौधों के जो घाव होते हैं, पौधों के घाव को भरने में कौन सा टिश्यू सहायक होते हैं? तो ये मेरिस्टेम टिश्यू ही सहायक होते हैं। ठीक है, ये रहा एक जनरल सवाल है ये। तो अब हम बात करेंगे लेटरल मेरिस्टेम की। जो भी पौधे हैं, जो पौधे होते हैं, पौधों का जो तना होता है ये बिल्कुल लास्ट पार्ट में पाया जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये पौधों की चौड़ाई, यानी चौड़ाई को बढ़ाने में भी कौन सा? लेटरल वाला हेल्प करता है। चलिए, ये हो गए। अब हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन कौन से हैं? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की बात करेंगे, कहाँ पर पाया जाता है ये प्लांट्स में, पौधों में? तो इसमें देखिए, ये परमानेंट टिश्यू है और आप जानते हैं परमानेंट टिश्यू में कोई भी सेल डिवीज़न नहीं होगा, मतलब ये आपका विकास नहीं करेगा, इसमें कोई भी सेल का डिवीज़न नहीं होगा। ये प्लांट के सॉफ्ट हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे जड़ में, स्टेम में, ठीक है, फ्लावर्स में पाए जाते हैं ये पैरेन्काइमा। तो जो पैरेन्काइमा है इसमें लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं, इसमें ये जो है केंद्रक में पाए जाते हैं, केंद्रक में बड़ी बड़ी रिक्तियाँ होती हैं। तो पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है, भोजन को संचित करने में ये हेल्प करता है। प्रकाश संश्लेषण में भी ये फूड स्टोर कहाँ पर होता है? पत्तियों में होता है। और आप जान रहे हैं फूड स्टोरेज का कार्य ये फोटोसिंथेसिस की एक क्रिया है, तो फोटोसिंथेसिस करने में भी ये मदद करता है पैरेन्काइमा। नेक्स्ट देखें, कोलेनकाइमा देखें, ये इतना, इसमें क्या होगा? कोलेनकाइमा में क्या है? ये पौधों को क्या करेगा? एक तरीके से मजबूती प्रदान करे। मैकेनिकल सपोर्ट जो प्लांट को होती है, खड़ा रहता है वो ज़मीन पर, ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर, तो ये कोलेनकाइमा इसको प्रदान करता है। ये क्या है? टिश्यू है ये भी। अब देखिए स्क्लेरेन्काइमा, ये पौधे को एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है, पौधे को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात करेंगे जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं उनकी। एक जाइलम होता है, दूसरा होता है फ्लोएम। जो जाइलम है, जाइलम क्या करेगा? जो तना है, ये प्लांट का तना है, ठीक है, ज़मीन के अंदर से रूट्स क्या लेके आई? पानी। रूट्स ने पानी तने तक पहुंचाया और तने में जो कुछ ऐसी संरचना होती है जो इस पानी को ऊपर तक लेके जाती है इन पत्तियों तक, यही संरचना ये ऊतकों के थ्रू होता है, ये जाइलम के थ्रू होता है। ठीक है, और जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है पत्तियों के अंदर, तो पत्तियों में जो खाना स्टोर होता है, ठीक है, वो स्टोरेज करने का काम किसका होता है? फ्लोएम का। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए। ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ये, जल तथा खनिज के संचारण में सहायता करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। जाइलम जो है केशिकात्व यानी कैपिलरी के द्वारा पानी को पौधों में ऊपर भेजता है। तो ये सवाल आता है कि जाइलम कौन से प्रोसेस के थ्रू पानी को पौधे के बाकी हिस्सों में भेजता है या ऊपर की ओर भेजता है? ये कैपिलरी या केशिकात्व प्रोसेस के थ्रू भेजता है। ये हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे होंगे तो वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ये आपको आइडिया लग गया होगा कि एक प्लांट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ किस किस चीज़ में हेल्प कर रही है। ठीक है, अगला है फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? पोषक तत्वों और जो खाना बन चुका है प्लांट के अंदर उनका संचारण या स्टोरेज कौन करता है? फ्लोएम ही करता है। ठीक है, ये हो गए हमारे प्लांट टिश्यू, पादप, ऊतक। अब हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स की। जो प्लांट के हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ये भी विकास, वृद्धि, फलों, पत्तियों, इन सब में क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे ऑक्सिन की। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सिन क्या है? ये प्लांट हार्मोन है, याद रखिएगा। अभी तक हमने पढ़े थे प्लांट टिश्यूज़ पढ़े थे, आई थिंक कोई भी कन्फ्यूजन अब नहीं होना चाहिए आपको। ये प्लांट हार्मोन है। तो हार्मोन क्या है? ये हार्मोन है, ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। तो ये क्या है? कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। जो कोशिका विभाजन प्लांट के अंदर होती है, ऑक्सिन की वजह से होती है, ये उसमें हेल्प करता है।
इससे क्या है, पौधों की वृद्धि होती है, ग्रोथ ऑफ प्लांट होता है। पौधों की ग्राफ्टिंग में ये हेल्प करता है। ग्राफ्टिंग मतलब जैसे हम एक पौधे की जैसे कलम काट करके दूसरे पौधे में लगाते हैं, इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में यही हेल्प करता है पौधे को पनपने में। फिर अगला है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो हमारा प्लांट हार्मोन है, इसकी खोज कवक में की गई थी सबसे पहली बार, और वसंत ऋतु में ही ये सक्रिय होते हैं, एक्टिव इन स्प्रिंग सीजन। पौधों पर जो कली और पत्ती होते हैं उनमें वृद्धि करने का काम जिब्रेलिन का होता है। और बीजों में जो अंकुरण करता है वो भी कौन करता है, वो भी जिब्रेलिन का ही कार्य होता है। अगला देखें साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को पूछता है कि ये किसका हार्मोन है, ये पादप हार्मोन है। कोशिका विभाजन करता है ये भी, और तने को ये डेवलप करता है साइटोकाइनिन। एसबीसस जो होते हैं ये स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है इसको, तनाव वाला हार्मोन। जो रंध्र होते हैं, रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन की जो दर है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। गार्ड सेल क्या करते हैं, आपके क्लोजिंग और ओपनिंग करते हैं स्टोमेटा की, रंध्रों की, और उनको हेल्प करता है कौन, स्ट्रेस हार्मोन या एसबीसस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस हार्मोन की मदद से पानी की कमी होने के बाद भी पानी जो है कई दिन तक जीवित रह सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हुए। और इथाइलिन आपने सुना होगा। इथाइलिन क्या है, जो फल होते हैं नेचुरल रूप से जो फल पक जाते हैं पेड़ पर, तो किस हार्मोन की वजह से पकते हैं, वो इथाइलिन की वजह से। ठीक है, या एथिलीन या इथाइलिन जो भी बोलना चाहे, फलों को पकाने में, यानी रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स नेचुरली। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आज हमने डिस्कस किया पौधों के एडिबल पार्ट्स, खाने योग्य लाभदायक पौधे आप इसको कह लीजिए। ठीक है, लाभदायक पौधे हो गया, पादप ऊतक हो गया, और पादप हार्मोन हो गया। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधे अपने भोजन को किस तरह से तैयार करते हैं, और जिस प्रक्रम के थ्रू पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसे हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के नाम से। और ये भी हम जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो अपने लिए भोजन स्वयं ही तैयार करते हैं, उन्हें किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी, खुद का पोषण करने वाले, यानी ऑटोट्रॉप्स। दूसरी चीज़, तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस किसे कहा जाता है, जितने भी पौधे होते हैं उन पौधों के भोजन बनाने की क्रिया को ही हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। सिंपल। आइए समझते हैं कि पौधे किस तरह से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, फिर आगे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो एक प्रश्न इसकी डेफिनेशन पर कुछ इस तरह से पूछा जाता है। देखिए, फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है। फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी, और इसको हम बोल सकते हैं, लाइट नहीं बोलना चाहो तो इसको हम बोल सकते हैं सोलर एनर्जी या सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू प्रोड्यूस एंड सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। चलिए इस प्लांट के डायग्राम पर आइए। ये हमारी धरती है, मतलब ये भूमि है, लैंड वाला हिस्सा है इस लाइन से नीचे, यानी ये मिट्टी है। और मिट्टी में आप जानते हैं जो मिट्टी के अंदर दफन होती हैं वो इस प्लांट, इस पौधे की रूट्स यानी जड़ें होती हैं, और रूट्स पर होते हैं इसके रूट हेयर्स। ठीक है, और ऊपर जो ये मिट्टी के ऊपर जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम तना, यानी स्टेम, और इस तने से ही कनेक्टेड होती हैं हमारी पत्तियां या लीफ प्लांट की। अब समझते हैं हम फोटोसिंथेसिस को। प्लांट कैसे स्वपोषी होते हैं, कैसे ऑटोट्रॉप होते हैं, कैसे ये भोजन का निर्माण कर लेते हैं। हमने भी बताया सनलाइट सभी के लिए अवेलेबल है, सूर्य का प्रकाश फ्री में अवेलेबल है, और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अनंत है ये एनर्जी। तो अब जानते हैं पेड़ों पर, सभी जीव जंतुओं पर, सभी निर्जीवों पर ये सूर्य की लाइट पड़ती है, तो प्लांट्स पर भी पड़ती है, प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उस पर भी पड़ती हैं। तो प्लांट की पत्तियों में होते हैं छोटे छोटे छिद्र जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, इन छिद्रों को हम बोलते हैं स्टोमेटा, अभी डिस्कस करेंगे। और ये सनलाइट है, और एटमॉस्फेयर में ही हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन गैस, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है, सनलाइट भी अवेलेबल है, और इधर मिट्टी में है दफन ये इस प्लांट की, इस पौधे की जड़ें, तो मिट्टी से डायरेक्टली कांटेक्ट में है। जो मिट्टी के अंदर नमी है, जो पानी है, वो इन जड़ों के कांटेक्ट में है। अब इस प्रोसेस को समझते हैं हम। तो चलिए एक पत्ती का ये जूम डायग्राम है और इसको अब हम समझ लेते हैं।
देखिए यहाँ पर ये पत्ती है और ये छोटे छोटे जो छिद्र हमें नज़र नहीं आते हैं हमारी आंखों से, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये टाइनी पोर्स यानी छिद्र या रंध्रों को बोलते हैं, पत्तियों पर जो होते हैं ये स्टोमेटा कहलाते हैं। साथ ही इसी स्टोमेटा में होते हैं 2 सेल्स। एक स्टोमेटा, एक छिद्र 2 सेल्स से मिल करके बना होता है। या ये स्टोमेटा जो छिद्र है, ये छेद है किस लिए होते हैं? जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसको पत्ती में अंदर जाने का रास्ता इस छिद्र से ही मिलता है, इस टाइनी पोर्स से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर कर जाती है एटमॉस्फेयर की इन स्टोमेटा के थ्रू, लेकिन ये स्टोमेटा जो खुलता और बंद होता है वो गार्ड सेल के थ्रू होता है। गार्ड सेल इसे ओपन करते हैं और क्लोज करने का कार्य करते हैं जो एक छिद्र पर होते हैं। दूसरा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाएगी इसमें, ठीक। इधर अगर हम बात करें तने की या रूट्स की, स्टोमेटा को समझ लीजिए, दे आर अ लॉट ऑफ टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स एंड प्लांट्स कॉल्ड एज स्टोमेटा। पौधों की पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा जो खुलता है हमारा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज डन बाई गार्ड सेल, ठीक है। टाइनी पोर्स ऑफ स्टोमेटा ये हो गए। अब हम बात कर लेते हैं मिट्टी के अंदर जो रूट हैं उसकी, जो जड़ें होती हैं। तो देखिए जो जड़ों का कार्य क्या होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा हुआ है आपकी परीक्षा में। जो जड़ें होती हैं, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो मिट्टी के कांटेक्ट में है ये रूट्स, तो ये क्या करेंगे, मिट्टी से ये नमी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। क्या करेंगी रूट्स, इस मिट्टी से क्या करेंगी, ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करके ये क्या करती हैं, ऊपर भेजती हैं प्लांट्स में। तो पौधों की जड़ें हैं वो पानी और खनिज या पोषक तत्वों को मिट्टी से क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। वाटर फ्लोज अप, और वाटर ऊपर की तरफ बढ़ता है विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर। जो पानी जाता है वो रूट हेयर की मदद से जाता है। कहाँ, ब्रांचेस ऑफ ट्री में। तो पेड़ पौधों में पानी जड़ों की मदद से ऊपर पहुंचता है और जड़ों की शाखाएं जो मिट्टी के संपर्क में होती हैं वो खनिज और पोषक तत्वों को मिट्टी से अवशोषित कर लेती। ये हमें रूट्स का कार्य समझ में आ गया। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है रूट्स पर भी। अब हम बात करेंगे यहाँ के बाद जो ये पानी है ऊपर कैसे चढ़ता है। इस पानी के ऊपर चढ़ने को बोलते हैं केशिकात्व। पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, इसको बोलते हैं कैपिलरी प्रोसेस। अब ये पानी कहाँ तक आ गया, यहाँ तक, इस मिट्टी तक आ गया, ग्राउंड लेवल तक। तो जो रूट्स होती हैं हमारी, रूट्स क्या करती हैं, रूट्स वाटर को अब्जॉर्ब कर रही हैं और मिनरल्स को सॉइल से अब्जॉर्ब कर रही हैं। अब ये पानी भाई प्लांट के हर एक हिस्से में जाना है, इसको भेजा कैसे जाएगा। एक पाइपलाइन ऐसा स्ट्रक्चर होता है इस तने के अंदर, इस प्लांट के। the pipeline used to transport and minerals from the roots to the leaves to the plant is called xylem। जो पानी हमें रूट से प्राप्त हुआ, इस पानी को पौधे के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने के लिए एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है, या इसे ही हम बोलते हैं प्लांट का टिश्यू। पिछले लेक्चर में पढ़ा है, जिसे हम बोलते हैं जाइलम। जाइलम का कार्य होता है जो पानी रूट से आया उसको पेड़ के अलग अलग हिस्सों में भेज देना। पानी को पौधों की जड़ों से लेकर पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम का होता है। जाइलम क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं। द वाटर एंड मिनरल्स आर कैरीड बाय द पाइपलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड एज जाइलम। तो जाइलम क्या है, टिश्यू है। हमने एक फ्लोएम के बारे में भी डिस्कस किया है। तो अब पानी जो है पहुंच गया कहाँ, पत्ती में। कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई पत्ती में, तो हम भी पहुंच जाते हैं पत्ती पर ही। तो इस डायग्राम को समझने के लिए हमने 2 से 3 डायग्राम की हेल्प ली। तो यहाँ तक पानी ये तने में आ गया। तने में क्या है, जाइलम नाम के टिश्यू होते हैं और ये वाटर को कैरी करने का कार्य करते हैं। इन जाइलम के थ्रू ही ये पानी आ गया किसमें, पत्ती के अंदर एंटर कर जाता है। इधर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रही है और इधर सनलाइट पड़ रही है। अब ये एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी इस पत्ती के अंदर। जो कार्बन डाइऑक्साइड गई है और जो यहाँ से मिनरल्स आए हैं और वाटर आया है नीचे से, ग्राउंड से, रूट्स के सहारे, जाइलम के थ्रू, इनमें अब क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और एक क्रिया होगी इस कार्बन डाइऑक्साइड पर। इस कार्बन डाइऑक्साइड पर जो एटमॉस्फेयर से ली है और इस वाटर, ये दोनों जब क्रिया करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में आपस में, तो क्या होगा, C6H12O6 ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा प्लांट के अंदर और ऑक्सीजन का निर्माण होगा और ये एक्स्ट्रा जल भी बच जाएगा इसी पत्ती के अंदर, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये जो ग्लूकोज है ये एक तरीके से भोजन है खुद के लिए, प्लांट के लिए। ये भोजन कहाँ स्टोर है, पत्तियों में। अब इस भोजन को इस प्लांट के अलग अलग हिस्सों में भी तो भेजा जाएगा, क्योंकि आप देखते हैं जब प्लांट की ग्रोथ होती है तो उसका हर एक हिस्सा ग्रो करता है, पत्तियों सहित उसके ब्रांचेस, ठीक है, उसके स्टेम, तना वना सब मजबूत और मोटे और चौड़े होते जाते हैं। तो ये जो खाना यहाँ तैयार हुआ इस पत्ती में, वो पौधे के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। इस भोजन को पौधे के अलग अलग हिस्सों में भेजने के कार्य करता है फ्लोएम नाम का एक और टिश्यू।
तो बात कर लेते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम क्या है? फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स रीचेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर जाइलम। जाइलम को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। वो क्या कर रहा था? जैसे पाइपलाइन का स्ट्रक्चर हमने देखा था जाइलम में, उसी की तरह एक और पाइपलाइन का स्ट्रक्चर है प्लांट के अंदर, पत्तियों के अंदर, पेड़ के अंदर। इन्हें हम बोलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम भी क्या है? टिश्यू। तो याद रखिएगा, फ्लोएम और जाइलम ये प्लांट के टिश्यूज़ हैं। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। फ्लोएम का कार्य क्या है? ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम क्या कार्य करता है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द हेयर। ठीक है, इतना डिफरेंस याद रखना। ये प्रश्न है डायरेक्टली पूछे हुए अलग अलग। पत्ती का क्या कार्य होता है? पत्ती, फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द लीफ। पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और भोजन, पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों के अंदर। ये समझ लिया हमने फोटोसिंथेसिस को। अब एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि ऑस्मोसिस या परासरण किसे कहते हैं? जो पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी से जो पानी अवशोषित कर रही थी, इस प्रोसेस को हम एक नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं परासरण या ऑस्मोसिस। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। एक प्रोसेस और सुना होगा आपने, वाष्पोत्सर्जन। अभी हमने देखा कि उसमें जल भी बचा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद में, तो ये एक्स्ट्रा वाटर है पत्तियों में। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। जो पौधों में अनावश्यक जल बच गया है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बाद में, ये इस वाटर का जल वाष्प यानी वाटर वेपर बन के, भाप बन के उड़ जाना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर कर देना प्लांट के, ये क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो इस प्रोसेस को एक बार यहाँ समझ लीजिए। देखिए, यहाँ से जो भोजन, ये रूट्स के थ्रू पानी ऊपर गया, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? ओस्मोसिस। अब ये ऊपर की तरफ गया, ये जाइलम टिश्यू की मदद से ये मिनरल्स और वाटर ऊपर गए पेड़ों के अलग अलग हिस्सों में, ब्लू कलर से ये शो किया हुआ है, ठीक है। ये पहुंच गए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आई, फोटोसिंथेसिस हुआ, भोजन का निर्माण हुआ। अब ये भोजन प्रिपेयर हो गया पत्ती के अंदर। अब ये भोजन को भेजने का कार्य करेगा फ्लोएम अलग अलग हिस्सों में प्लांट के, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करता है? फूड को कैरी करता है, जाइलम वाटर को कैरी करता है, ठीक। ये हमको समझ आ गया फोटोसिंथेसिस। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं। एक शब्द और मिलता है हमें, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसको कहते हैं? द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम अ सोल्यूशन थ्रू अ प्रोसेस। जो प्रोसेस जो पत्तियों में बना हुआ जो खाना पौधे के अलग अलग हिस्सों में जा रहा है, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन। तो ये हो गए, ये 5 से 6 टर्मिनोलॉजी जो डिस्कस की है, ये परीक्षा में पूछी हुई है आपसे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं इसके। तो आई थिंक फोटोसिंथेसिस हमें समझ में आ गया। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या तत्व हो सकते हैं या होते हैं, ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। 3 ऑप्शन में दे देगा आपको। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल होती है। जल की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल। सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, अब जो सूर्य का प्रकाश है वो 3 तरह का होता है। एक होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, दूसरी होती है इंफ्रारेड, और तीसरी होती है विजिबल रेज या विजिबल लाइट। सिंपल एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, पौधों का इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेना, और देखो, पौधों का इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और मिट्टी से पानी को लेकर इसके जो है सनलाइट या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन में परिवर्तित कर देना, इन दोनों मैटर को, ये कहलाता है क्या? फोटोसिंथेसिस। सिंपल हो गया। अब व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी वाटर, और सनलाइट होते हैं। क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए लाइट की ज़रूरत होती है? बिल्कुल होती है। अगर लाइट नहीं मिले तो क्या ये खाना बना पाएंगे? प्लांट्स नहीं बना पाएंगे। तो समझते हैं वेवलेंथ, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? जो सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट में सिर्फ एक तरह का लाइट नहीं होती है। जो सनलाइट है हमारी, उसमें एक तरह की लाइट नहीं होती है। सूर्य के प्रकाश में क्या होती हैं, बल्कि क्या क्या होता है? UV रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इंफ्रारेड होती है, और विजिबल रेज होती हैं। तो पौधे हमेशा विजिबल लाइट में ही खाना बनाते हैं, ये सवाल पूछा हुआ है। पौधे हमेशा विजिबल लाइट में ही अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। विजिबल लाइट या विजिबल रे, आप जो भी कहना चाहें इसको, ठीक है। और जो विजिबल लाइट है, ये हमें जो देखते हैं, ये बाहर से तो सफ़ेद रंग का नज़र आता है, विजिबल लाइट सिंगल कलर का नज़र आता है, लेकिन सिंगल कलर का होता नहीं है। एक्चुअली जो विजिबल लाइट है उसको आप जान लीजिए, इसको पहले से भी आप जानते हैं।
जो विजिबल लाइट है उसमें 7 कलर होते हैं, ठीक है, उसमें 7 कलर होते हैं। कौन कौन से? विबग्योर वाले ही जो इंद्रधनुष में होते हैं। तो ये 7 कलर होते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो पौधे हमेशा दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट में ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और विजिबल लाइट में क्या होते हैं? विजिबल लाइट में होते हैं मिक्सचर ऑफ 7 कलर, 7 रंगों का मिश्रण होते हैं। कौन कौन से? विबग्योर। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस विजिबल लाइट में ही होता है। विजिबल लाइट की तरंगदैर्घ्य आपसे पूछ सकता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम दर किस रंग में होती है? मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन विच लाइट। तो देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इन विबग्योर में भी पूछेगा, इनमें से कौन से कलर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो याद रखिएगा, मैक्सिमम जो होती है वो रेड में होती है। उसके बाद नंबर आता है ब्लू का, और सबसे कम होती है हरे रंग में, ठीक है। हरे रंग के, ये प्रकाशों के रंग हैं, ठीक है, ये प्रकाश के कलर हैं भाई, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जो रेड कलर का प्रकाश है, इस तरह के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिकतम होती है, और उससे कम सेकंड नंबर पे आती है ब्लू, ठीक है, और उससे भी कम या सबसे कम ग्रीन में, ठीक है, बहुत ही कम होती है ग्रीन में। तो मिनिमम अगर आपसे पूछे मिनिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कौन से रंग का ऐसा प्रकाश है जिसमें सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या लगभग ना के बराबर ही होती है, तो वो हरा कलर होता है, ठीक। अब विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? ये होती है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, कहीं कहीं पर 3600 से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम भी आपको मिल जाता है। अब एक चीज़ डिस्कस करेंगे, जो प्लांट्स होते हैं, आप जानते हैं हरे होते हैं। प्लांट्स का हरा रंग क्यों होता है? पौधों का हरा रंग क्यों होता है? और जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया हम पढ़ रहे थे पत्तियों में, अब हम पत्ती पर चलते हैं, पत्तियों के अंदर चलते हैं। जो ह्यूमन बॉडी है, एनिमल की, जो जंतुओं की और जो पेड़ पौधे हैं, हमारे प्लांट्स की जो बॉडी है, अब जानते हैं सेल से मिलकर बनी होती है, कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। और इन कोशिकाओं के अलग अलग अंग होते हैं। कोशिकाओं के अंग को कहते हैं हम उनके उपांग या ऑर्गेनल्स, ठीक है, ऑर्गेनल्स। जैसे जंतु की कोशिका ले लें तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये सब क्या है? ऑर्गेनल्स हैं। ये सब क्या है? उपांग हैं। किसके? कोशिका के उपांग हैं, पार्ट्स हैं उसके। ऐसे ही अगर प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स की जो कोशिकाएं होती हैं, जो पादप कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं पेड़ों की, उन सेल्स के अंदर एक उपांग पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो पत्तियों के अंदर एक उपांग पाया जाता है, इसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। इसका हिंदी में नाम होता है हरित लवक। जो हरित लवक है, हरित लवक का काम क्या होगा? हरित लवक का काम, जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य प्लांट के अंदर किसका है? हरित लवक का। हमें पता है पेड़ पौधे क्या होते हैं? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश को अवशोषित भी कोई पर्टिकुलर कोई फंक्शन जो कर रहा होगा, कोई एक हिस्सा कर रहा होगा इसका स्पेशल, तो वो स्पेशल हिस्सा है इस प्लांट का क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्लोरोप्लास्ट एक तरह का ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के ऑर्गेनल के अंदर, उपांग के अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं। ये केमिकल कलर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको पिगमेंट लवक भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट मतलब केमिकल्स पाया जाता है, जो एक कलर प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होते हैं? कितने तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और तीसरा होता है कैरोटेनॉइड्स। तो आप जान गए कि जो पौधे हैं, पौधे कौन सी लाइट में खाना बनाते हैं? विजिबल लाइट में खाना बनाते हैं, ठीक है। और आपको पता है पौधे में जो पत्तियों का रंग होता है हरा, या प्लांट्स का जो हरा रंग होता है, वो किस केमिकल के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। क्लोरोफिल हरा रंग प्रदान करते हैं, ठीक। और अब हम बात कर रहे थे किसकी? जो पौधों में विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट में खाना बनाते हैं, तो यहाँ पर लाइट जो है वो विबग्योर है, 7 रंगों में बटी होती है। जैसे ही पत्ती पर विबग्योर बढ़ेगा, सबसे पहले जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए जो है अपना काम करेगा। क्लोरोफिल ए का काम क्या होता है? ये लाइट के जो रेड और वायलेट कलर हैं उसको ऑब्जर्व कर लेता है, रेड और वाइट कलर को ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे ही पत्तियों पर आपका विबग्योर पड़ेगा, यानी विजिबल लाइट पड़ेगी, तो रेड और वायलेट जो है इसको ऑब्जर्व कर लेगा। क्लोरोफिल बी का मेनली काम है ब्लू कलर को ये ऑब्जर्व कर लेता है, साथ ही इंडिगो को भी करता है। और जो कैरोटेनॉइड है ये येलो और ऑरेंज को ऑब्जर्व करता है। तो प्लांट में ऐसा कोई लवक नहीं पाया जाता है जो ग्रीन कलर को ऑब्जर्व कर सके, इसलिए ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो जाता है इस विजिबल लाइट का, और उसके रिफ्लेक्ट होने के कारण पौधा हमें हरा ही दिखाई देता है। तो क्लोरोफिल से कौन से कलर अवशोषित नहीं करता अगर पूछे तो आपसे?
एक तो येलो कलर को अवशोषित नहीं करता है क्लोरोफिल, ऑरेंज कलर को और ग्रीन कलर को नहीं करता है। तो ये पॉइंट्स निकल गए। क्लोरोफिल ए रेड और वायलेट को ऑब्जर्व करेगा, क्लोरोफिल बी ब्लू को ऑब्जर्व करेगा, कैरोटेनॉइड येलो ऑरेंज को करेगा। और एक सवाल पूछा था सेंट्रल मैटर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का जो सेंट्रल मेटल है, केंद्रीय धातु, किसे बोलते हैं? ये होता है अपना मैग्नीशियम। पौधों का जो हरा रंग होता है, याद रखिएगा, पौधों में जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है, पौधों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट की वजह से। ये रंग प्रोवाइड कौन कराता है? क्लोरोफिल। देखो दोनों, अगर हाँ बात तब की है पौधों का हरा रंग किसकी वजह से होता है। अगर ऑप्शन में आपको क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल दोनों मिलते हैं तब आप ऑप्शन चूज़ करेंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ऑप्शन में अकेले क्लोरोफिल होगा तो क्लोरोफिल। तो अब क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो ये जो हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट का ही एक भाग होता है। क्लोरोप्लास्ट में होती हैं 2 लेयर्स। ठीक है, पौधों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट में 2 लेयर होती हैं। जो बाहर की लेयर है इसको हम बोलते हैं इनर, एक होती है इनर मेम्ब्रेन और एक होती है ये आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन होंगी और इनमें से एक जो है, इन दोनों के बीच में जो लेयर होती है वो बिल्कुल खाली होती है, ये वाली, यानी इनके बीच में कोई भी लिक्विड या मेम्ब्रेन के अंदर जो है कोई भी लिक्विड वगैरह नहीं होता, ये खाली जगह होती है एक तरीके से। और इस हरित लवक के अंदर सिक्के जैसी जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स की जैसी संरचना देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं थैलाकॉइड। इस वाली संरचना को हम बोलते हैं, एक सिक्के को हम बोलेंगे थैलाकॉइड, सिंपल। और बहुत सारे सिक्कों के अगर ग्रुप हो जाएंगे, थैलाकॉइड्स का ग्रुप हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ग्रेनम। तो ये सारे थैलाकॉइड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसको हम जो है लैमेला कहते हैं। इसको हम बोलते हैं, ये सिक्के जब जुड़े होते हैं एक दूसरे से तो इसको हम लैमेला बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, जो ये क्या है, एक कॉइन, सिंगल कॉइन को हम बोले थैलाकॉइड। बहुत सारे थैलाकॉइड एक साथ हो गए तो उनको बोलेंगे ग्रेनम। और ये जब ग्रेनम आपस में जुड़े होते हैं, थैलाकॉइड आपस में जुड़े होते हैं किसी स्ट्रक्चर की वजह से, इसको बोलते हैं हम लैमेला। ये सब क्या है? क्लोरोप्लास्ट के ही भाग हैं, सिंपल। वो पार्ट जो 2 थैलाकॉइड्स को जोड़ रहा है, ठीक है, ये है आपका क्या? लैमेला। और जो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। प्रकाश संश्लेषण बिना लाइट के पॉसिबल है क्या? पौधे अंधेरे में खाना बना सकते हैं? पौधे अंधेरे में भी खाना बना सकते हैं, लेकिन सारे पौधे नहीं बनाते हैं। तो पौधे अंधेरे में भी खाना बना सकते हैं। जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण, 2 तरह का होता है, इसको समझिएगा आप। ठीक है, ज़्यादातर मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में ही बनाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे प्लांट्स हैं जो अंधेरे में भी बनाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ये 2 तरह का होता है। एक होता है फोटोसिंथेसिस, एक होता है डार्क रिएक्शन, एक होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होती है प्रकाश अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन होती है अंधकार। ठीक है, इसको समझिए। तो जो लाइट रिएक्शन है, लाइट का मतलब ही प्रकाश है, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा। ठीक है, ये लाइट सेंसिटिव है। जबकि अगर हम बात करें दूसरे वाले की, डार्क रिएक्शन, अंधकार अभिक्रिया, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारी प्रकाश अभिक्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट के कौन से भाग में होती है? प्रकाश अभिक्रिया जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेनम में होती है, याद रखिए ग्रेनम में होती है। जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है कहाँ पर होती है? ये ग्रेनम के अंदर होती है। ये समझ में आया क्लोरोप्लास्ट के भाग क्यों पढ़े हमने। और जो डार्क रिएक्शन होती है वो क्लोरोप्लास्ट के कौन से हिस्से में होती है? वो स्ट्रोमा के अंदर होती है। तो 3 पिगमेंट हमने पढ़े, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जो कैरोटेनॉइड है, ये कौन से भाग में प्रेजेंट होने चाहिए? ये तीनों पिगमेंट का रोल क्या है? इन तीनों पिगमेंट का काम है प्रकाश को अवशोषित करना। जब प्रकाश को अवशोषित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर प्रकाश अभिक्रिया के पार्ट होंगे, यानी लाइट रिएक्शन के ही पार्ट होंगे। और जब वो लाइट रिएक्शन के पार्ट होंगे तो मतलब वो किस में पाए जाएंगे? ग्रेनम में पाए जाएंगे। याद रखिएगा तीनों लाइट सेंसिटिव हैं। जैसे ही प्लांट पर प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश में क्या होता है? फोटॉन्स होते हैं और जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं जिसे हम, जैसे ही प्लांट्स पर फोटॉन्स पड़ता है तो ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और H2O का भी यूज़ होता है इसमें। पौधे क्या करते हैं? मिट्टी से पानी ले लेते हैं और ये जो पानी है, जैसे इस पानी पर फोटॉन्स पड़ेंगे, सनलाइट पड़ेगी तो ये पानी टूट जाएगा। जैसे ही पानी टूटेगा ये क्या, किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? ये हमारे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देगा और इसके साथ ही काफ़ी सारे आयंस का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर लाइट का रोल ख़त्म हो गया। प्रकाश का काम क्या होता है? सिर्फ लाइट का काम क्या होता है? H2O को तोड़ने का काम होता है। ठीक है, प्लांट के अंदर इसके साथ आयंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। और जैसे ही यहाँ पर आयंस का निर्माण होता है तो आयंस क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड
जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है डार्क रिएक्शन में होता है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है आयंस के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये किस में होता है? ये डार्क रिएक्शन में होता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा में होती है और ये ग्लूकोज का निर्माण होता है। और लाइट रिएक्शन में किसका निर्माण होता है? ऑक्सीजन का। ये पॉइंट्स स्पेशली मेंशन कर दिए गए हैं ऊपर की ओर नीचे की ओर, ताकि आपको याद रहें। तो याद रखिएगा डार्क रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होगा? ग्लूकोज का C6H12O6 का फॉर्मेशन होगा। क्या पौधे अंधेरे में खाना बना सकते हैं? तो आंसर होगा हाँ, पौधे अंधेरे में खाना बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारा डार्क रिएक्शन है उसी का सेकंड नेम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी होता है। तो लाइट रिएक्शन का सेकंड नेम एक तरीके से क्या होगा? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। दो तरह से हैं। लाइट रिएक्शन को हम बोलेंगे लाइट डिपेंडेंट, जो लाइट के प्रेजेंस में होगी, और दूसरा सेकंड नेम वाली है वो इसका एक और नाम मिलता है हिल रिएक्शन। तो लाइट, अगर हम किसको देखें, डार्क रिएक्शन को देखें, तो वो लाइट इंडिपेंडेंट है, यानी लाइट से वो स्वतंत्र है, लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ रही डार्क में। इसी का सेकंड नाम होता है डार्क वाली का या लाइट इंडिपेंडेंट का केल्विन रिएक्शन। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे सब्जी और फलों के रंगों का कारण क्या होते हैं। पिगमेंट्स जो, यानी हम जानते हैं पौधों के अंदर सब्जी और फलों का जो रंग है वो किसी केमिकल की वजह से होता है, और इन केमिकल को हम बोलते हैं पिगमेंट्स। तो ऐसे पिगमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो सब्जी और फलों का रंग प्रोवाइड कराते हैं। क्या सारे के सारे प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है? नहीं होता। सारे प्लांट्स का कलर ग्रीन नहीं होता है। अलग अलग सब्जियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं, और जिसकी वजह से होती हैं ये पिगमेंट्स कहलाते हैं, ये लवक कहलाते हैं, लवक की वजह से होती हैं। अब कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं अलग अलग रंग प्रदान करते हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे फ्लेवेनॉइड है। फ्लेवेनॉइड ये क्या है? ये क्या है? येलो, पीले और हरे रंग की जो सब्जियां होती हैं, ये क्या है? येलो और लाइट ग्रीन कलर प्रदान करता है। जो सब्ज़ी पीले या हल्के हरे रंग की होती है, जो सब्ज़ी पीले या हल्के हल्के हरे रंग की होती है, वो फ्लेविनॉइड पिगमेंट के कारण होती है। जैसे नींबू है, नींबू का पीले रंग फ्लेविनॉइड के कारण होता है। ठीक है, ये हो गया। लेमन है, यानी यही पल्सेस, नट्स, ग्रेप्स, इन सब के रंग फ्लेविनॉइड के कारण होते हैं। अब अगला देखिए क्लोरोफिल। ये डार्क ग्रीन कलर प्रदान करता है। डार्क सब्जियों में जो हरी पत्तेदार सब्जियां होंगी, और जो शिमला मिर्च है, जो चिली है, मिर्चें, हरी मिर्चें, लेडी फिंगर हैं, इनमें क्या है? डार्क ग्रीन कलर की होती हैं। डार्क ग्रीन कलर कौन सा पिगमेंट प्रोवाइड करता है? ये क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है। लाइकोपीन जो है चमकीला ब्राइट रेड कलर प्रोवाइड करता है। और आपसे ऐसे पूछता है कि टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? ये लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से होता है। काले अंगूर किसकी वजह से होते हैं? लाइकोपीन की। कच्चे टमाटर का जो लाल रंग होता है वो फ्लेविनॉइड के कारण होता है, ये मेंशन कर दिया गया है। ठीक है। कैरेटिनॉइड है, ये येलो और ऑरेंज का मिक्सचर प्रोवाइड करता है, जिसमें जैसे कैरेट है, मैंगो है, पपाया है, ऑरेंज है, इनके कलर कैरेटिनॉइड की वजह से होते हैं। एंथोसाइनिन की वजह क्या होती है? पिंक और वायलेट का मिक्सचर होता है। जैसे प्याज और हमारा बैगन है, प्याज और बैंगन का कलर होता है एंथोसाइनिन की वजह से। बीटालाइन की वजह से वायलेट और पर्पल कलर का मिक्सचर बनता है। तो जैसे चुकंदर का कलर है, जामुन का कलर है, वो बीटालाइन की वजह से होगा। और अगला है ज़ैंथोसाइनिन। ये वाइट कलर ऑफ वाइट, यानी मूली का जो कलर होगा ज़ैंथोसाइनिन की वजह से होता है। ये प्रश्न पूछे हुए हैं आपसे सारे के सारे। अब प्रकाश संश्लेषण को जो प्रक्रिया है उसको देख लीजिए। पौधे जो हैं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। सॉरी, गलत हो गया। जो हरे पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है जल। यहाँ सनलाइट पड़ी, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट पर, और C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण हुआ। यही वाला ग्लूकोज भोजन होता है प्लांट के लिए, जो पत्तियों में बनता है, और पत्तियों से ये फ्लोएम की मदद से बाकी हिस्सों में भेज दिया जाता है। ये ऑक्सीजन रिलीज होती है स्टोमेटा के थ्रू, जो है स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन इन पत्तियों से बाहर कर दी जाती है। ठीक है, और ये वाटर बनता है H2O, और ये जब एक्स्ट्रा वाटर पत्तियों के अंदर बचा, ये भाप बनकर उड़ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या है? ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक और अपचयन क्रिया है। तो यहाँ तक हो गया फोटोसिंथेसिस हमारा कंप्लीट। किंगडम प्लांटी या पादप जगत हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए हम इसमें बात करेंगे जंतु जगत, एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम जो था, या जंतुओं का जो वर्गीकरण किया था, वो स्टोरर और यूसिंजर ने किया था, और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है ये वैज्ञानिकों द्वारा, इसको ज़्यादा मान्यता मिली थी। तो इसको दो सब किंगडम में बांटा गया। ये तो एक किंगडम हो गया, इसमें सारे जंतु आ जाएंगे। लेकिन हम बात करें, इसमें भी दो कैटेगरी या दो सब किंगडम में इसको डिवाइड किया गया। पहला था जिसमें इसको संघ को इंग्लिश में हम फाइलम बोलते हैं। तो संघ था इसमें प्रोटोजोआ, और अगर हम इसकी बात करें, इसमें संघ प्रोटोजोआ है, और दूसरा क्या है? दूसरा संघ है मेटाजोआ। अब जो प्रोटोजोआ हैं और जो मेटाजोआ हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस है?
तो जो प्रोटोजोआ संघ है इसमें जितने भी जीव हैं वो सभी यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकीय, यानी वो एक ही तरह के सेल से मिलकर के बने होते हैं। और अगर संघ मेटाजोआ की बात करें या फाइलम मेटाजोआ की बात करें तो ये मल्टी सेल्युलर होते हैं, एक से अधिक, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। आपसे प्रोटोजोआ में संघ प्रोटोजोआ क्या है भाई, जंतु जगत का ही है, ये एक सब किंगडम है। अब इसमें आपसे एग्जाम्पल पूछेगा कि इनमें से कौन सा जीव यूनिसेल्युलर है, क्या यानी कि एक कोशिकीय है। तो इसमें युगलीना है, अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम है, ट्रिप्रेनोसोमा है। अगर हम मेटाजोआ की बात करें तो ये अभी बताया बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। तो इन बहुकोशीय जंतुओं में एक जो इनका इंपॉर्टेंट फीचर है, इनमें एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, यानी वर्टेब्रल कॉलम पाया जाता है, बैकबोन पाई जाती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अकशेरुकी यानी इनवर्टेब्रेट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन नहीं पाई जाती है वो कहलाते हैं इनवर्टेब्रेट, और जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको बोलते हैं वर्टेब्रेट यानी कशेरुकी। अब ये जो मेटाजोआ हैं, अब देखो इतने सारे जीव जंतु हैं हमारी इस पृथ्वी पर, उनको जैसे एक शेर है, ठीक है, शेर है तो उसके जैसे बहुत सारे शेर होंगे, ठीक, चीता है बहुत सारे चीते होंगे। तो किसी भी एक संघ का या किसी भी एक फाइलम के किसी एक जंतु का अध्ययन कर लेते हैं तो उससे पूरे संघ के बारे में हमें पता चल जाता है। अलग अलग तरह के जानवर हैं तो हमने जंतु जगत में, एनिमल किंगडम में उनको रखा है। अब ऐसा नहीं कि एक जगह पर ही सबको एक जैसा ही नाम दे देंगे, उनकी अलग अलग कैटेगरी भी बनाई गई हैं जिनको हम यहाँ संघ बोल रहे हैं। जैसे संघ आर्थ्रोपोडा है इसमें, तो एक सवाल पूछा जाएगा जंतु जगत में जो संघ आर्थ्रोपोडा है वो किस सब किंगडम में आता है, मेटाजोआ में। फिर है संघ पोरीफेरा, फिर कौन सा संघ, सिलेंट्रेटा, और फिर है संघ प्लेटी हेलमिन्थीज, और फिर है संघ निमेटोडा। फिर अगला फाइलम है एनिलीडा, अगला फाइलम है इकाइनोडमेटा, अगला है मोलास्का, और लास्ट है कार्डेटा। इतने ये फाइलम हैं जो हमें पढ़ने हैं संघ। अब इनमें ही चाहे एक कॉकरोच है, चाहे तिलचट्टा, चाहे मनुष्य, शेर, हाथी, ये सब इनमें से किस संघ में आएंगे, या जितने भी जानवर हैं उनको किन किन संघों में रखा गया है यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए संघों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला संघ जो डिस्कस करेंगे वो है आर्थ्रोपोडा। सारे संघ इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपसे पूछता है कि इनमें से कोई भी जानवर का नाम दे देगा कि ये जानवर, ये जंतु, ये जीव किस संघ से बिलोंग करता है, या उनके किसी फीचर पर वो क्वेश्चन कर देगा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर जंतु जगत देखें, एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। लगभग 85% जो जंतु जगत की प्रजातियाँ हैं वो इसी संघ में आ जाती हैं। और इस संघ के जो जीव हैं वो सभी प्रकार के आवासों में रहते हैं, जैसे जल में भी रह सकते हैं, स्थल पर भी, वायु, मृदा, सभी में, वृक्षों में, वृक्षों के नीचे, ठीक है। इन जंतुओं का एक खास फीचर होता है, इनके शरीर पर जो एक लेयर होती है या कंकाल होता है, इनका बाहरी कंकाल जो होता है वो बिल्कुल निर्जीव होता है। और जो बाहरी कंकाल है उसे हम बोलते हैं, या ऐसे कहेंगे जो बाहरी कंकाल है इनके शरीर का वो काइटिन का बना होता है। और ये अपने इस कंकाल को समय समय पर हटाते रहते हैं, अपने शरीर से अलग करते रहते हैं। और साथ ही इनमें खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। इन जंतुओं में श्वसन के लिए एक तरीके से जो जल में रहने वाले, इस संघ के जो जंतु जल में रहते हैं वो क्लोम के सहारे, और जो स्थल पर रहते हैं वो ट्रैकिया के सहारे क्या करते हैं, इसमें क्या है, ट्रैकिया या बुकलंग्स पाए जाते हैं, इसी के थ्रू ये श्वसन भी करते हैं अपना। और इनकी जो शरीर की जो सतह है, इनकी जो त्वचा है, इसके थ्रू क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन करते हैं। इसको हम बोलते हैं मालफिगियन ट्यूब। इसका एक एग्जाम्पल आप बताइए मुझे क्या होगा। तो जुगनू क्या है, जो जुगनू है वो एक कीट है, ठीक है। तो जुगनू किस में आएगा, वो आएगा संघ आर्थ्रोपोडा में। अब इसमें देखिए, अब जितने भी कीट होंगे वो सारे इसमें आएंगे। सारे कीट जो हैं, जितने भी कीट पतंगे हैं वो सब किस में आएंगे, संघ आर्थ्रोपोडा में। जैसे 3 जोड़ी वाले होंगे, कुछ चार जोड़ी पैर वाले जंतु हैं जिन्हें कीट नहीं माना जाता है, इनको देख लीजिएगा, स्पाइडर, कॉकरोच। तो इसमें क्या है, जितने भी कीट हैं वो सारे इसमें जाएंगे। जो 3 जोड़ी वाले कीट हैं वो संघ आर्थ्रोपोडा में आएंगे। बात कर रहा है 4 जोड़ी पैर वाले जो जंतु हैं उनको कीट नहीं माना जाता है, लेकिन वो किस में आएंगे, वो भी इसमें ही आएंगे, आर्थ्रोपोडा में। स्पाइडर आर्थ्रोपोडा में है, कॉकरोच भी आर्थ्रोपोडा में। कॉकरोच को पूछा जाता है परीक्षा में कि कॉकरोच किस संघ से बिलोंग करता है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पेरीप्लैनिटा।
इसमें हृदय कक्षों की संख्या होती है 13। और ये किस संघ का है? ये ऑर्थोपोडा संघ में रहता है या इसको शामिल किया गया है। अब हमने बोल तो दिया सभी कीट, अब देखिए इसको भी वर्ग को फिर से डिवाइड किया गया है। जो सब फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इसको फिर से अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला वर्ग है या क्लास 1 है इसमें क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में कौन से आएंगे? जो क्रस्टेशिया है इसमें एक्चुअली इस वर्ग के जंतु जो होंगे उनमें जो सिर है उनका और जो वक्ष वाला भाग है वो आपस में मिलकर सिरोवक्ष बनाते हैं, ठीक है। सेफलोथोरैक्स संरचना का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इनके शरीर में काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है। ये अधिकांशतः ये जंतु हैं, ये वाले ये जीव क्या होते हैं? जलीय होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स तो तालाब, नदी, झील, समुद्र में पाए जाते हैं क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में कौन कौन से आएंगे? केकड़े, जितने भी तरह के केकड़े होंगे, झींगा मछली, ठीक है, क्रैफिश, पॉलीकॉप, मेंटिस, स्किवला और एप्स। तो ये याद रखिएगा, अगर क्रस्टेशिया ऑप्शन में ना हो तो ये संघ ऑर्थोपोडा के ही हैं, क्योंकि ऑर्थोपोडा को क्लास में अलग अलग डिवाइड किया गया है। अगला है मरियोपोडा। मरियोपोडा में ये जो है एक इसमें सेंटीपीड आपने सुना होगा, कान खजूरा या कन खजूरा जो भी आप बोलें। कन खजूरा किस में आता है? ये भी आर्थ्रोपोडा में ही आता है, ठीक है। ये भी आर्थ्रोपोडा के कौन से क्लास में जाएगा? ये मैरियोपोडा में। ऐसे ही गिजई भी, ये भी क्या है? आर्थ्रोपोडा में ही है। इनके नाम दे देकर आपको परीक्षा में पूछता है कि कौन सा संघ में शामिल है ये वाला जीव या ये मछली, ठीक। अब ये इंसेक्टा देखेंगे। इंसेक्टा आप समझ सकते हैं कि इससे कीट की ही बात कर रहा है। इनमें होती हैं 3 जोड़ी टांगे। हमने बताया जिसमें 3 जोड़ी टांगे होती हैं वो किस में रखे जाते हैं? 3 जोड़ी टांगों वाले जो कीट हैं वो किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। तो कुछ हैं जिसमें पंख विहीन है, जिनमें पंख नहीं है, कुछ हैं पंख वाले। तो जैसे खटमल है, ये क्या है? इंसेक्टा में आता है, कीट है। खटमल, जूं, पिस्सू, चींटी, ठीक है। दीमक, जो दीमक है, सिल्वरफिश, मक्खियाँ, बर, तितलियाँ और टिड्डे, ड्रैगन फ्लाई, भृंग, बीटल्स, ये सब किस में है? इंसेक्टा में है। किसके? ऑर्थोपोडा का ये एक क्या है? सब क्लास है, समझ गए। और ये है अरेक्नाइडा। तो इसमें 4 जोड़ी टांगे होती हैं। अब आपसे सवाल ऐसे पूछा गया, आपसे सवाल पूछा जाता है कि इनमें से किस कीट की 4 जोड़ी टांगे होती हैं? तो याद रखिएगा जो बिच्छू है, तो बिच्छू में जो है 4 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, 8 लेग्स पाई जाती हैं। दूसरा मकड़ी, किलनी और चिंचिड़िया, माइट्स, इनमें सब में 4 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं और ये सभी किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में शामिल किए जाते हैं जितनी भी तरह के कीट होते हैं। आर्थ्रोपोडा में अरेक्नाइडा नाम का जो सब क्लास है इसमें। अगला संघ देखेंगे, अगला संघ है पोरीफेरा। सबसे पहले जो पोरीफेरा संघ है, इस संघ में कौन कौन से जानवर आएंगे, कौन कौन से जीव आएंगे? तो इस संघ में जो जंतु हैं उनको कहा जाता है स्पॉन्ज। इस संघ के जितने भी जंतु हैं वो स्पॉन्ज कहलाते हैं। इनके शरीर पर छोटे छोटे से टाइनी पोर्स, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिनको ऑस्टिया हम कहते हैं। तो सवाल आएगा, ऑस्टिया किस संघ के जीवों को, ऑस्टिया किस संघ से संबंधित है? पोरीफेरा से है। तो विश्व भर के जो समुद्र होते हैं, समुद्रों में और स्वच्छ जल में ये जीव पाए जाते हैं और ये एक स्थान पर फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। ये मूव नहीं कर सकते हैं, पहली बात। इस संघ के जो जंतु होते हैं इनके शरीर पर कुछ जंतु, इस संघ के कुछ जंतुओं पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, इस तरह का जो है कंकाल पाया जाता है इनसे बना हुआ। इन जंतुओं में जो श्वसन अंग है, उत्सर्जी अंग है और जो तंत्रिका तंत्र है उनका अभाव पाया जाता है। तो इस संघ के जंतु उभयलिंगी होते हैं, मतलब नर और मादा युग्मक जो है एक ही जंतु में बन जाता है इसमें, ठीक है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में होते हैं ये, यानी ये क्या है? उभयलिंगी कहलाएंगे, ठीक है। ये कहाँ रहते हैं? स्वच्छ जल और पानी में ये फिक्स होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं साइकन, स्पोंजिला और ये है यूप्लेक्टेला और यूस्पोंजिया। तो ये संघ पोरीफेरा हुआ। अगला जो संघ है वो है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जो संघ है इसमें देखिए, इस संघ में अगला देखिए सिलेंट्रेटा संघ की हम बात करेंगे। तो इन जीवों में क्या होता है, जो संवेदी कोशिकाएं हैं उनसे मिलकर के एक नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। इस संघ के ज़्यादातर जो जंतु हैं वो समंदर में पाए जाते हैं और मतलब ये जलीय होते हैं, एक्वेटिक। और इनका जो बाह्य कंकाल होता है, इन जंतुओं का जो बाह्य कंकाल होता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है या ये कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करते हैं। तो ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से श्वसन और उत्सर्जन दोनों करते हैं। इन जंतुओं के अंदर दंश कोशिकाएं होती हैं, ठीक है।
निमैटोसाइट्स दंश कोशिकाएं होती हैं इन इन जंतुओं में, जो ये अपने शिकार को एक तरीके से बेहोश करने के लिए और उसको पकड़ने में इस्तेमाल की जाती हैं और शत्रुओं से रक्षा करती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? पॉलिप है इसका एक एग्जाम्पल, हाइड्रा है, मूंगा है, जेलीफिश और सी एनीमोन। तो ये सीडेंट्रेटा हुआ। अगला देखिए हेलमिथंस। प्लेटी हेलमिनथस को डिस्कस करेंगे। अगला संघ है ये। इस संघ के जितने भी जानवर ज़्यादातर होते हैं वो परजीवी पैरासाइट प्रकार के होते हैं। प्लेटी हेलमिनथिस संघ के जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, ये परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। इन वाले जंतुओं में जो होते हैं श्वसन, और ये स्किन के द्वारा श्वसन करते हैं, और उत्सर्जन जो तंत्रिका है इनकी, उत्सर्जन ये कहाँ से करते हैं? एक कोशिका होती है फ्लेम सेल, इसके द्वारा करते हैं। ये उभयलिंगी होते हैं, द्विलिंगी, यानी मेल फीमेल का जो एक तरीके से संयोग है वो एक ही जीव में पाया जाता है इनमें। इसके एग्जाम्पल होंगे फीताकर्मी, टैपवॉर्म, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूइक्स और ड्यूगीसिया और हिपैटिका, टीनिया सेलियम, सिस्टेमा। ठीक है, ये क्या है? सिस्टेसोमा है एक्चुअली, ये सिस्टेसोमा। अगला संघ डिस्कस करेंगे, ये है एसके हेलमिन्थीज, या इसको बोलेंगे निमेटोडा। ये शरीर से क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं, और ये भी श्वसन त्वचा के माध्यम से ही करते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे राउंड वॉर्म है, आई वॉर्म है, वुचेरिया या फिलेरिया के नाम से मिलेगा, एस्केरिस, ये इस संघ के एग्जाम्पल हैं। संघ एनिलिडा जो है ये अपघटक यानी डिकम्पोज टाइप के क्या होते हैं? ये जो एनिलिडा संघ के जितने भी जीव होते हैं ये क्या करते हैं? मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। गेन फूड बाय द डेड ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करते हैं? जो मिट्टी है उसकी उर्वरता को या फर्टिलिटी को इंक्रीज भी करते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? ये इंपॉर्टेंट है, जैसे लीच मतलब जोंक है, केंचुआ है, नेरिस है और एफ्रोडाइट है। एफ्रोडाइट हम बोलते हैं, या इसको क्या कहेंगे? समुद्री चूहा। ठीक है, और फेरिटीमा पोस्तुमा इसका क्या है? ये साइंटिफिक नेम है। इस संघ के जो जीव होते हैं उनमें जो उत्सर्जन तंत्र है उसको हम बोलते हैं नेफ्राइट, पाया जाता है इनमें। इसके थ्रू क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। अगला संघ है मोलास्का, तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ये सागरीय जल में ही पाए जाते हैं, जिसमें घोंगा है यानी स्नेल है, और सीप, शंख, ऑक्टोपस, सीपिया, एप्लाइसिया, ये सब किस में आते हैं? संघ मोलास्का में आते हैं। तो जो एप्लाइसिया है ये क्या है एक्चुअली? इसको हम बोलते हैं क्या? समुद्री खरगोश। और जो सीपिया इसको क्या बोलते हैं? कटल फिश। और जो ऑक्टोपस है इसको हम बोलते हैं डेवल फिश, दानव मछली। ये सब मोलास्का संघ के हैं। अगला है इकाइनोडर्मेटा। ये जितने भी जीव हैं इस संघ के, ये इकाइनोडर्मेटा के सभी जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जिसमें तारा मछली है, समुद्री खीरा है, ब्रिटल स्टार है, समुद्री आर्चिनस है और एंटीडॉन है। ठीक है, तो इस तारा मछली को हम क्या बोलते हैं? एस्टेरियस। और समुद्री खीरे को बोलते हैं, ये है कुकुमेरिया। अब हम लास्ट पढ़ेंगे कॉर्डेटा। कॉर्डेटा समूह में जीवों के शरीर में एक तरीके से क्या है? मेरुदंड यानी नोटोकॉर्ड पाया जाता है। संघ कॉर्डेटा को हम 3 तरह से बांट सकते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को हिंदी में कशेरुकी बोलते हैं, और आप जानते हैं वर्टिब्रेटा क्या होते हैं? जिनमें लाल रक्त पाया जाता है। इनको भी 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ये है ग्नेथोस्टोमेटा और एग्नेथा। ठीक है, फर्दर डिवाइड किया वर्टेब्रेट को हमने 2 पार्ट्स में, और जो ग्नेथोस्टेमा है या नेथोस्टोमेटा है इसको 2 पार्ट्स में बांटते हैं, टेट्रापोडा और पीसीज। पीसीज में आपकी मछलियाँ आती हैं। ठीक है, अस्थि वाली मछलियाँ और बिना अस्थि वाली। तो जो टेट्रापोडा है उसमें क्या आते हैं? उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। तो ये हमारे किस में है? ये कॉर्डेटा संघ में है, ये सभी के सभी। ये मछलियाँ भी कॉर्डेटा संघ में ही है। कॉर्डेटा संघ के टेट्रापोडा में आते हैं ये चारों, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। क्या होते हैं? उभयचर किन्हें कहते हैं? ऐसे जीव जंतु जो स्थल और जल दोनों में पाए जाते हैं। इनका जो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3। अब कौन कौन से थे? जैसे फ्रॉग है, मेंढक है। ठीक है, मेंढक क्या है? एक मेंढक उभयचर है, एम्फीवियन है। एम्फीवियन किस में आएंगे? वर्टेब्रेट में है सारे ही। ठीक है, वर्टेब्रेट जो भी बोले। दादुर है, सैलामेंडर है, ये क्या है? इथियोफिक्स है, साइरेन है। तो इसमें जो है जैसे हाइला है, हाइला क्या है? ये एक मेंढक है, ट्री फ्रॉग इसको बोलते हैं हाइला को। तो मेंढक कोई भी हो, ये किस में आएगा? ये आएगा हमारा जो संघ लेटेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्टिब्रेट हैं सारे, यानी उभयचर हैं ये। अब
यहाँ तक हो गया। अब उभयचर में, उभयचर के बाद सरीसृप देखेंगे, रेप्टाइल। ये सभी रेंगने वाले जीव होते हैं, क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन, दीवार, पेड़ों पर रेंग सकते हैं और ये अंडे देते हैं। जैसे सांप, जितने भी सर्प आएंगे, लिजर्ड और घड़ियाल, कछुए, अजगर, मगरमच्छ, ये सब क्या हैं, ये सब आपके सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स हैं। और ये रेप्टाइल्स आपको पता है किस में आते हैं, ये टेट्रापोडा में। टेट्रापोडा किस में आता है, टेट्रापोडा किस में आता है, ग्नैथोस्टोमेटा में आता है। ग्नैथोस्टोमेटा किस में आता है, वर्टिब्रेट में। और वर्टिब्रेट किस में आता है, कॉर्डेटा में। यानी हम कह सकते हैं कि जो फ्रॉग है ये किससे संबंधित है, कॉर्डेटा से है। ऐसे कर लेंगे हम इसको। अगले सरीसृप ये हो गए। जो टेस्ट्यूडो है, जो टेस्ट्यूडो है और जो कीलोन है, ये एक तरीके के क्या है, ये टॉर्टाइज की प्रजाति हैं, ठीक है। और क्या है, जो हेमीडेक्टाइलस है या हेलोडोमा, ये हेमीडेक्टाइलस जो घरेलू छिपकली है उसको बोलते हैं हम। विषैली छिपकली को बोले हेलोडर्मा, ये विषैली छिपकली है। नेक्स्ट वन देखें, कुछ भारतीय सांप भी इसमें ही हैं, ठीक है। कोबरा है, करेत है, वाइपर, अजगर, दुमुही, धामन, ये भारत के सांप है कुछ। अब बात करते हैं पक्षियों की, एवीज की। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड, समतापी यानी एंडोथर्मल, ये भी अंडे ही देते हैं। जैसे शुतुरमुर्ग है, शतुरमुर्ग है, हमिंग बर्ड है, पेंगुइन है, और जितनी भी सारी पक्षी आएंगी, डोडो, कीवी, रहिया, केसोवरी, ये सब क्या है, जितने भी पक्षी हैं वो सब कहाँ आएंगे, एवीज में यानी कॉर्डेटा में। तो सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड है। अगले देखिए, स्तनधारी यानी मैमल्स। ये गर्म रक्त वाले होते हैं, ये जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जैसे एनिमल्स है, जो जानवर हैं, ठीक। जैसे एलिफेंट है ना, एलिफेंट है, टाइगर है, फॉक्स हैं। तो ह्यूमन भी इसी में आते हैं। ह्यूमन क्या है, मैमल्स है। ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, बैट, ये सब मैमल्स हैं। बत्तख, चोंचा, चींटीखोर, कंगारू, ये सब क्या है, ये सब हमारे स्तनधारी मैमल्स हैं, ठीक। अगला है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग जो पीसीस मछलियों की बात है, तो इसमें जो उपास्थी मछलियाँ हैं, अस्थिल मछलियाँ कौन कौन सी हैं, तो इनका जो कंकाल होता है, एक तरीके से कंकाल जो है ये कार्टिलेज से बना होता है। इनका कंकाल अस्थियों से, बोन से बना होता है, ठीक है। इनमें वायु कोश नहीं पाए जाते, इनमें पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन सी मछलियाँ आती हैं, स्कालियोडॉन है जो मांसाहारी शार्क है। टॉर्पीडो, विद्युत मछली को बोलते हैं। ट्राइगॉन, ठीक है। और ये रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा, मांगुर मछली, कुत्ता मछली, ये सब क्या है, बोनी फिश हैं, ये अस्थिर मछलियों में आती हैं। अब कुछ लाभदायक जीवों की बात कर लेते हैं, जैसे मधुमक्खी, हनीबी का वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। ये एक सामाजिक कीट है, आप जानते हैं। इसमें क्या होती है, एक रानी मक्खी होती है और उसके नीचे होती है नर मक्खियाँ और श्रमिक मक्खियाँ, यही हेड होती है इनका। मधुमक्खी को हम बोलते हैं एपीकल्चर। ऐसे ही हम बोलेंगे सिल्क वॉर्म यानी रेशम के कीट को क्या बोलेंगे, रेशम के कीट का नाम होता है बोम्बिक्स मोरिल। तो इसमें जो मादा कीट होती है वो शहतूत की पत्तियों पर बैठकर अंडारोपण करती है। उसके बाद में बहुत सारे अंडों का जो गुब्बार हो जाता है, एक तरीके से ढेर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लार्वा या कैटरपिलर धीरे धीरे बढ़ता है तो उस स्ट्रक्चर को कोया या कुकून बोलते हैं। और जो उसके बाद एक अगली जो स्टेज है वो प्यूपा है, और उससे लास्ट स्टेज है इमीगो यानी पूर्ण कीट में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद कुछ हानिकारक जीवों में जो आते हैं या कीटों में आते हैं, उसमें टिड्डी है, लोकस्ट। आप जानते हैं टिड्डी अगर एक तो अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारे अगर टिड्डियाँ मिल जाएं एक साथ तो इस झुंड को बोलते हैं लोकस्ट। लोकस्ट का जो अटैक अगर किसी खेत में हो जाए तो पूरी की पूरी फसल ये बर्बाद कर देती है। ऐसे ही ये दीमक, ठीक है, ये टर्माइट, ये हानिकारक कीट हुए। तो यहाँ आप समझ पाए हैं, इसमें हमने डिस्कस किया है जंतुओं का वर्गीकरण को, यानी एनिमल किंगडम को हमने कंप्लीट कर लिया है इसमें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।